हम करने वाले हैं PYQs. So I am here with the sample paper. Sample paper नहीं है, previous year का question paper है. So we will be discussing this out and देखते हैं कितना टाइम लगता है. पूरे को हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज, हर एक क्वेश्चन we will be discussing and even the math work. Okay, so जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आंसर्स होंगे, यू विल बी लेटिंग मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स स्टार्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, उससे पहले लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि देखो आपके पेपर में आप सभी को पता है 5 सेक्शंस आएंगे, A B C D एंड E सेक्शन. E में होगा मैथ वर्क, A विल बी ऑफ MCQs एंड देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड देन आपका जो पैसेज बेस्ड होते हैं वो वाले होंगे एंड लास्टली द मैथ वर्क. So section A will comprise of MCQs, 21 MCQs होंगे. So let's begin with the MCQs first. So first MCQ is already on the screen. Which one of the following is correct regarding Harappan script? हरप्पन स्क्रिप्ट के ऊपर क्वेश्चन है. सो आई एम ऑल्सो हैविंग दी NCERTs बाय माई साइड. सो आप लोग भी अगर NCERT निकाल लेंगे तो सही रहेगा, बिकॉज इसमें जो भी क्वेश्चन होगा मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से पेज पे क्या मेंशन है उस क्वेश्चन के रेलेवेंस में. ओके ओके. So first question is which of the following is correct regarding Harappan script? तो यहाँ पर हो रही है Harappan script की बात. Harappan script was alphabetical. Was it alphabetical? No. It was written from left to right. Option C है this script has not been deciphered so far, and option D is this script has a fewer sign or symbols. So which of the statements is correct? Let me know in the chat section. देखो ये स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल तो बिल्कुल भी नहीं थी. इट वॉज नॉट ऑल्सो रिटन लेफ्ट टू राइट. राइट टू लेफ्ट इसको लिखा जाता था, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखा जाता था. दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड सो फार. यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. दिस स्क्रिप्ट हैज अ फ्यू साइंस और सिंबल. नो, इट हैज सो मेनी ऑफ साइंस, सो मेनी सिंबल्स. ठीक है, सो क्या करेक्ट आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर सी. दिस स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डिसाइफर्ड येट. अभी तक भी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है. अच्छा, in which of the following sites of Harappan civilization the terracotta models of flow have been discovered? अच्छा, एक और बात, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इट मींस दैट यू आर लैकिंग ऑन योर प्रिपरेशन. बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, बहुत बेसिक है. आई हैव गॉन थ्रू दिस सैंपल पेपर, दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. दीज क्वेश्चंस आर सो इजी. मैंने आप लोगों को जो वन शॉट्स पढ़ाए हैं, इवन अगर आपने वो भी देखे हैं तो भी यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस. तो भी अगर आप लोगों ने वो पढ़े हैं, इतने इजी है. इवन दीज MCQs आर वेरी इजी. अच्छा बताओ, कौन सी एरिया में जो है टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड? बहुत बार डिस्कस हुआ है क्लास के अंदर भी. बताइए इसका आंसर. सो इसका करेक्ट आंसर होगा बनावली एंड चोलिस्तान. सो इन बनावली एंड चोलिस्तान द टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो हैव बीन फाउंड. सो ये आंसर आप मेरे को देंगे. दिस इज अ होमवर्क फॉर यू गाइज. चैट सेक्शन में नहीं, सॉरी, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, नॉट इन चैट सेक्शन, वो बाद में चला जाएगा. कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा. कहां पर हमें जो प्लॉड फील्ड है उसका एविडेंस मिला है. ठीक है, तो ये आप मेरे को बताएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन बिलो. असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसका आंसर आप मेरे को देंगे. देखो दो स्टेटमेंट गिवन है, वन इज असर्शन एंड सेकंड इज रीजन. तो इसमें से अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना है. assertion है कि बुद्धिज्म grew rapidly both during the lifetime and after the death of Buddha. Yes, this assertion is true. देखो बुद्धिज्म जो बुद्धा थे उनकी लाइफ के टाइम पे भी बहुत ग्रो हो रहा था एंड इवन आफ्टर हिज डेथ बुद्धिज्म जो है बहुत स्प्रेड हुआ था. Now reason is many people were dissatisfied with the existing religious practices and confused by the rapid social changes taking place around them. So बताओ, is this reason true? Is this reason correct? तो देखो, यस ये ट्रू है कि बुद्धिज्म जो है वो बुद्धा के लाइफ टाइम में एंड इवन आफ्टर हिज डेथ जो है बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ था रैपिडली. एंड रीजन है कि ये इसलिए स्प्रेड हो रहा था क्योंकि लोग अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस से, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से, उससे बहुत डिससैटिस्फाइड थे. इस वजह से लोगों ने जो है
ये जो नए इमर्जिंग रिलीजन्स थे, बिलीफ्स थे, इनकी तरफ एक शिफ्ट किया. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. बुद्धिज्म भी स्प्रेड हो रहा था बहुत रैपिडली दोनों टाइम पे, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा एंड इवन आफ्टर हिज डेथ. एंड ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि लोग डिससैटिस्फाइड थे अपनी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से, एंड वो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे इन रैपिड सोशल चेंजेस की वजह से. एंड उन्होंने जो है कुछ ऐसे रिलीजियस बिलीफ्स को अपनाया जिनके अंदर इतना ज्यादा झमेला नहीं था, जो बहुत इजी थे, जिसमें इतनी प्रैक्टिसेस नहीं होती थी. ठीक है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, एंड इवन ये जो रीजन है ये असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट रीजनिंग ऑफ ए. ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है ज्यादातर, यहाँ पे करेक्ट रीजनिंग लिखा हुआ है. ठीक है, सो नो नीड टू कंफ्यूज, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, देखो, ये क्वेश्चन अगर आए कि भाई बुद्धिज्म का रैपिडली इतना स्प्रेड क्यों हो रहा था, तो उसके लिए भी हम ये रीजन लिख सकते हैं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फेड अप हो चुके थे अपने एग्जिस्टिंग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस से. सो दे शिफ्टेड टुवर्ड्स अनदर इमर्जिंग बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस जिसमें इतना ज्यादा कुछ ना हो. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग, जिसमें मतलब विमेन और जो दूसरे लोग थे जिनको दूसरे रिलीजन्स में जगह नहीं दी जाती थी, उनको भी बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, इन रिलीजन्स में जगह मिली. इस वजह से लोग शिफ्ट हुए इन रिलीजन्स की तरफ. ठीक है. अच्छा, अब जैनिज्म के बारे में स्टेटमेंट है, वी नीड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्म. तो ये सारी जो स्टेटमेंट्स है ये जैनिज्म के हिसाब से दी गई. ठीक है. सो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है. The cycle of birth and rebirth is shaped through karma. There is no need to renounce the world. Worldly existence is necessary condition for attaining salvation. Principle of ahimsa is important. So which of these statement is related to Jainism? Please answer in the chat section, everybody. तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है? क्या जैनिज्म मेंशन करता है द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा? यस, जैनिज्म मेंशंस दैट देयर इज नो नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. ऐसा क्या जैनिज्म कहता है? सॉरी, देयर इज अ नीड टू रिनाउंस द वर्ल्ड. यस, इट इज सेड इन जैनिज्म कि हमें अपनी जो वर्ल्ड है उसको रिनाउंस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव salvation. This statement, worldly existence is necessary condition for attaining salvation. This statement is completely opposite of this above statement. ठीक है. So इस वजह से this statement is incorrect. People, principle of ahimsa is important. Yes, principle of ahimsa is very important. Core principle of Jainism, I could say. ठीक है. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रिलेटेड है जैनिज्म से? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज रिलेटेड. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी. सो देयरफॉर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. सो प्लीज फॉलो द सीरीज ऑफ PYQs. हम जो है, मैं ट्राई करूंगी मैं ज्यादा से ज्यादा जो है PYQs जो है लेके आऊं. इससे क्या होगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होंगी, आपको पता चलेगा आप लोगों का लेवल क्या है, बिकॉज ये पिछले ही साल का क्वेश्चन पेपर है. एक तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज योर लेवल, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रिविजन हो जाएगी, एंड सारे जो क्वेश्चंस है वो हो सकता है इस साल भी रिपीट हो, मतलब मोस्टली क्वेश्चंस जो है रिपीट हो, सारे क्वेश्चंस जो है वो अलग अलग पेपर से हम कवर करेंगे. अच्छा, सो दिस इज मैच द फॉलोइंग. सो एक तरफ एंशिएंट महाजनपदास मेंशन है, दूसरी तरफ प्रेजेंट रीजन मेंशन है. तो मगध, मगध कहाँ पर लोकेटेड है? सो मगध इज लोकेटेड इन पटना, बिहार के अंदर. ठीक है. अवंती कहाँ पर लोकेटेड है? सबसे पहले वो मेंशन करिए जो आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल मुझे मगध का पता था, पटना में. ठीक है, बिहार में, बहुत इजी है. गांधार कहाँ पर है? कांधार, इसे हम कहते हैं ईस्टर्न अफगानिस्तान में. ठीक है. कोशाला कहाँ है? कोशाला मुझे पता है अयोध्या में है, उत्तर प्रदेश के अंदर. सो अवंती बच गया, अवंती वुड बी इन उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर. ठीक है. तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पे? फर्स्ट का थर्ड. पहले फर्स्ट का थर्ड देखो.
दो ऑप्शंस में, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। नाउ एलिमिनेशन मेथड्स हम यूज कर सकते हैं, ये दो ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। सेकंड, अवंती कहाँ पर है? उज्जैन, फोर्थ। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? फोर्थ तो भाई एक ही ऑप्शन में, सी में, तो देयरफॉर आंसर वुड बी सी फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्ता इज बेस्ट नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स? प्रभावती गुप्ता को हम कैसे जानते हैं? वाइफ ऑफ अशोका एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिस्ट संघ, क्वीन ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म, wife of Samudragupta and poet of Gupta era, daughter of Chandragupta II and wife of Vakataka king. So it is very easy, बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ मैं अपने वन शॉट्स में। देखो आप लोगों ने तो मल्टीपल रिविजन्स की होंगी, है ना, तो दीज क्वेश्चंस वुड बी वेरी इजी फॉर यू। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II एंड वाइफ ऑफ वकाटका किंग। Moving to the next question, the following picture shows the structure of a temple carved out of single piece of rock. ठीक है, तो एक टेम्पल है जो कि एक सिंगल पीस ऑफ रॉक से जो है बना है, इसे एक ही रॉक को कार्व कर करके इस टेम्पल को बनाया गया है। सो इस टेम्पल को आइडेंटिफाई करना, आपकी बुक में चैप्टर नंबर 4 में ये इमेज जो है वो गिवन है। तो बताइए कौन सा टेम्पल है? इज इट देवगढ़ टेम्पल, इज इट कैलाशनाथ टेम्पल, या फिर महाबलीपुरम टेम्पल है, या फिर बृहदेश्वर टेम्पल है? बहुत इजी है, जल्दी बताइए। सो कौन सा टेम्पल है? सो दिस इज कैलाशनाथ टेम्पल एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? वेयर इज इट लोकेटेड? देखो विजुअली इंपेयर्ड के लिए सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? सो डू यू गाइस नो एलोरा, एलोरा केव्स? सो ये उसी का पार्ट है, कहाँ पर है एलोरा केव्स? सो एलोरा केव्स है महाराष्ट्र में, सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। कैलाशनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड इस टेम्पल की यूनिक बात ये है कि दिस टेम्पल इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ सिंगल रॉक, एक सिंगल रॉक से कार्व करके दिस टेम्पल इज मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बिरूनीज मेजर वर्क किताब उल हिंद, ये भी आपको याद रखना, अल बिरूनी का मेजर वर्क क्या है? किताब उल हिंद। सो इट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट वर्क एंड इट इज सिग्निफिकेंट फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ इंडिया। सो कौन सी जो प्राइमरी एम है उनके वर्क का, उन्होंने ये जो किताब उल हिंद है ये क्यों लिखा था? टू प्रमोट इस्लामिक टीचिंग, टू मैप ज्योग्राफिकल लोकेशंस, critique culture and traditions, या to document Indian culture? What was the main aim of Al-Biruni's Kitabul Hind? So इसका आंसर है टू डॉक्यूमेंट इंडियन कल्चर, इंडिया के कल्चर को डॉक्यूमेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, throughout his extensive travels Ibn Battuta was able to explore unfamiliar cultures and society। ठीक है, जब भी इब्न बतूता ट्रैवल करते थे वो बहुत अनफेमिलियर कल्चर्स और सोसाइटीज को जो है एक्सप्लोर करते थे, उन्हें देखने को मिलते थे अलग अलग कल्चर्स और सोसाइटीज। सो कौन सी कॉम्पिटेंसीज यानी कि एबिलिटीज, स्किल्स जो हैं उन्होंने डेवलप किए होंगे? आपके हिसाब से बताओ कौन से करेंगे? लीडरशिप एंड जुडिशियल मैनेजमेंट, कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली कल्चरल कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स, अलग अलग कल्चर्स एक्सप्लोर करे हैं तो अलग अलग कल्चर के स्किल्स, एबिलिटीज, ये सारी चीजें जो है उन्होंने एक्वायर किए होंगे, डेवलप किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कर्नल कॉलिन मैकेंजी आर करेक्ट? बताओ कौन सी स्टेटमेंट कर्नल कॉलिन मैकेंजी के बारे में सही है? The ruins of Hampi were brought to light in 1800 by him. He was an official of East India Company. He prepared the first survey maps of the site. He received information of Vijayanagar Empire from Duarte Barbosa. बताओ. So this statement is correct.
उन्होंने ही 1800s में जो है रूइंस डिस्कवर किए थे हम्पी के। ही वॉज ऑल्सो एन ऑफिशियल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने फर्स्ट सर्वे मैप्स भी जो है प्रिपेयर किए थे, बट ही वॉज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू बारबोसा। तो क्या करेक्ट आंसर होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग आ गया दोबारा से। अफनासी निकेतन, एक तरफ तो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं, एक तरफ है कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज से कौन सा फॉरेन ट्रैवलर बिलोंग करता है? देखो सबसे पहले अफनासी निकेतन, देखो मैं आपको एक हिंट भी दे देती हूँ। देखो निकेतन, हमने पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उस बुक में भी पढ़ा है निकेतन। ये आपको कौन सी कंट्री से बिलोंग करता हुआ लग रहा है? सो ही इज फ्रॉम रशिया। डोमिंगो पेस, पहले इजी देखते हैं। सबसे पहले हमें अब्दुल रजाक का पता है भाई, ये तो पर्शिया से बिलोंग करता है। डोमिंगो पेस, डोमिंगो पेस कहाँ से है? पोर्चुगल से। निकोले दे कॉन्ती, देखो सबसे पहले उनको मैच कर लेना जिनका पता है, देन ऑप्शंस आराम से एलिमिनेट हो जाएंगे। सबसे पहले अफनासी निकेतन हमें पता है रशिया से है, तो सेकंड इसका करेक्ट है, ठीक है, ए का। तो ए का सेकंड कौन से ऑप्शन में? दो ऑप्शंस में, बी और डी में। तो भाई सी और ए तो एलिमिनेट हो गए। अब अब्दुल रजाक का हमें पता है सी का है फर्स्ट। इन दोनों में से सी का फर्स्ट किस में है? इसमें है ना? सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अफनासी निकेतन इज फ्रॉम रशिया, डोमिंगो पेस इज फ्रॉम पोर्चुगल, अब्दुल रजाक है पर्शिया से, एंड निकोले दे कॉन्ती इज फ्रॉम इटली। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो एलिमिनेशन मेथड विल वर्क अगर आपको फैक्ट्स इतने याद नहीं रहते हैं तो। ठीक है, which of the following is major source to understand agrarian history of the 16th and 17th century? चैप्टर के स्टार्ट होते ही उस डॉक्यूमेंट के बारे में मेंशन है, बताओ। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ आगरा एंड दिल्ली, रिलेशनशिप बिटवीन पेजेंट्स एंड जमींदार्स, इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल आईने अकबरी, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ग्रोन एट द टाइम। तो क्या है इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा एग्रेरियन हिस्ट्री को जानने के लिए? इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल द आइन ए अकबरी। So option number C is the correct answer of this question. Question number 13th. Which one of the following statements is most appropriate regarding the zamindars of 16th and 17th century? Most appropriate देखना है, ठीक है। ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो हमें करेक्ट लगे, बट सबसे अप्रोप्रिएट देखना है। जमींदार्स वर द एक्सप्लॉइटेटिव क्लास फॉर द पेजेंट्स, हाँ भाई ये तो था। जमींदार्स कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट्स, ऑफ कोर्स। They also maintained cordial relations with the villagers. No, not at all. Zamindars had small piece of land for personal use. No. So इन दोनों में से देखो सबसे appropriate आपके टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा लगता है आपको? They collected revenue on the behalf of the state. Option number B. ठीक है, हालांकि फर्स्ट बी जो है it is also relevant according to this question. Moving to the next question. गाइस प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज वीकेंड्स पे मोस्ट प्रोबेबली मैं मैराथन्स लेके आऊंगी पूरे एंटायर बुक की, एंड इन वीकडेज पे मैं जो है ये पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगी आप लोगों से। बिकॉज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इज मस्ट, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, वो सारे फैक्ट्स दिमाग में से निकलते रहते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाता है व्हाट इज योर लेवल, रिविजन हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एंड इवन मैंने जो कम्युनिटी पे पोल डाला था उसमें मोस्ट ऑफ यू आर एग्रीइंग कि हाँ पीवाईक्यूज लाने चाहिए। नाउ इन अ मॉडर्न सिटी a group of friends discusses the relevance of Kabir's teaching in today's society. ठीक है, आज की सोसाइटी में कबीर की टीचिंग्स की क्या रेलेवेंस है, कुछ बच्चे जो है डिस्कस कर रहे थे। कुछ ऐसे मानते हैं कि भाई ये तो आउटडेटेड है कबीर की जो टीचिंग्स थे, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं ये सिग्निफिकेंट है इक्वालिटी और लव को प्रमोट करने में। अच्छा, कौन सा जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है कबीर की रेलेवेंस आज के टाइम में? A debate on Kabir's historical context,
A discussion dismissing spirituality irrelevant, focus on societal norms and traditions only, seeking simple connections with the divine. तो कबीर की टीचिंग को लेके कौन सी चीज बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम पे? सीकिंग सिंपल कनेक्शन विद द डिवाइन, यानी कि तुम जो है एक सिंपल कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ, परमात्मा के साथ जो है बना के चले, बिल्कुल सिंपल रहो, कोई ऐसे फालतू के जो प्रैक्टिसेस वगैरह हैं उन सभी चीजों को अवॉइड करो. So option number D is the correct answer for this question regarding the Kabir's teaching. Now question number 15. Which one of the following was the main cause of the संथाल रेबिलियन ऑफ 1855? देखो इससे एक फैक्ट आपको पता चल जाएगा, संथाल रेबिलियन कब हुआ था? 1855 में. इम्पोजिशन ऑफ समरी सेटलमेंट. समरी सेटलमेंट क्या था भाई? जब अवध को जो है अनेक्स किया गया था उसके डायरेक्टली बाद समरी सेटलमेंट लगा दिया गया था, जिसमें डायरेक्टली कल्टीवेटर से टैक्सेस लिए जाते थे, ठीक है, रेवेन्यू लिया जाता था. कल्चरल सेपरेशन बाय द ब्रिटिश, क्या इस वजह से संथाल रेबेलियन हुआ था? इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, हेवी टैक्सेस एंड लैंड एनेक्सेशन. बताओ क्यों हुआ था संथाल रेबेलियन? व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ संथाल रेबेलियन? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, heavy taxes and land annexation. Question number 16. Find odd one out. ठीक है, regarding the permanent settlement of 1793. permanent settlement के regarding जो है आप odd one out ढूंढो. permanent settlement सबको पता होगा, बिल्कुल चैप्टर की स्टार्टिंग में ही permanent settlement से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है. क्या था permanent settlement में? एक हाई टैक्स को बहुत लंबे टाइम के लिए फिक्स कर दिया गया था, ठीक है, दैट वाज परमानेंट सेटलमेंट. कौन सी चीज इससे रिलेटेड नहीं है? सनसेट लॉ, बुर्दवान्स ऑक्शन, फिफ्थ रिपोर्ट, द डेक्कन रियॉट्स कमीशन. फाइंड द ऑड वन आउट. So answer is the Deccan Rights Commission. It was not related to permanent settlement. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है. 21 आपके एमसीक्यूज हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है. मैच द फॉलोइंग है. एक तरफ है लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट एंड दूसरी तरफ है रीजन. एक तरफ लीडर्स है, दूसरी तरफ रीजन है. कौन से रीजन से वो बिलोंग करते थे, मतलब कौन से रीजन से वो बिलोंग करते थे और कहां पर उन्होंने जो है रिवॉल्ट को सपोर्ट किया था. शामल बिलोंग करते थे, सो ही बिलोंग टू बरूद. सो कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट हो गए, ठीक है. नाउ कुंवर सिंह कहां से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू आरा. तो ये है ऑप्शंस, ठीक है. थर्ड तो चलो दोनों में है. सो कुंवर सिंह का है आरा. सो बी का फोर्थ किस में है? सी एलिमिनेट हो गया, बी का फोर्थ है फोर्थ में, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट आंसर. एक बार डिस्कस कर लेते हैं. सो शामिल कहां से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू बरूद. कुंवर सिंह कहां से बिलोंग करते थे? ही बिलोंग टू आरा. बिरजस कादर कहां से बिलोंग करते थे? लखनऊ से. नाना साहिब बिलोंग टू कानपुर, ठीक है. ऑल दीज लीडर्स अलोंग विद देयर रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं यार, ऐसे ही टाइम चला जाएगा वरना. अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजी के हिसाब से इन्हें जो है लिखना है. सो जलियांवाला बाग मैसेकर, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी इवेंट एक्ट. सबसे पहले कौन हुआ हो, कौन सा हुआ होगा, कौन सा इवेंट हुआ होगा? वैसे तो बहुत इजी है, डेट्स भी ईयर्स भी याद रखने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले कौन सा हुआ? देखा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो लास्ट में बनी होगी, जब ये सब कुछ हो गया होगा, है ना, जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली होगी, जब कहीं जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी होगी, है ना. तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? जलियांवाला बाग मैसेकर. कब हुआ था? 1919 में, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था भाई? 1942 में हुआ था. गांधी पैक्ट कब हुआ था? ये सारी इयर्स भाई आप लोगों को याद होंगी, मैं ये सोच के चल रही हूँ. कब हुआ था? 1931 में हुआ था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बनी थी? 1946 में, ठीक है. तो सबसे पहले क्या हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर. तो ऑप्शन नंबर 2, कौन से क्वेश्चन में ये एलिमिनेट कर दो भाई? बी में भी है और ए में भी है, ठीक है. अच्छा, उसके बाद क्या आएगा भाई? 1931 वाला आएगा.
1931 वाला गांधी, तो फोर्थ ऑप्शन कौन से में है भाई, इसमें है, बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एलिमिनेट हो गया। तो ये सारे इयर्स आपको याद होंगे, सबसे पहले जलियांवाला बाग मसैकर हुआ था, फिर गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, देन क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, एंड फाइनली मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसे भी याद रख सकते हो, सबसे पहले मसैकर हुआ था जलियांवाला बाग में, उसके बाद गांधी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था चीजों को सेटल करने के लिए, बट इट डिड नॉट वर्क, जिसके वजह से फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, एंड इसके बाद मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई नियर आर इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following was a key feature of subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley in 1798? देखो, सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी जो है लॉर्ड वेल्सली ने इंट्रोड्यूस करी थी, कब स्टार्ट करी थी, 1798 में। ठीक है, अब कौन सा फीचर था सब्सिडरी अलायंस का? फ्री ट्रेड पॉलिसी ब्रॉट बाय ब्रिटिश, नो। मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी बाय ब्रिटिश, yes. Imposition of Western customs by British, no. Protection of native territory by British. बताओ भाई, ये नहीं है इसका, मेंटेनेंस ऑफ नेटिव आर्मी नहीं है, प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिश। ठीक है, इसमें ब्रिटिशर्स ने ऑफर किया था कि जो किंग्स वगैरह हैं उनकी टेरिटरी को वो ब्रिटिशर्स जो है वो अपनी प्रोटेक्शन देंगे, बट इट वाज वेरी बायस्ड पॉलिसी, बहुत बकवास पॉलिसी थी, कुछ प्रोटेक्शन नहीं दी, सिर्फ टैक्स जो है उन्होंने चार्ज किए थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन ऑफ नेटिव टेरिटरी बाय ब्रिटिशर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, अगेन मैच द फॉलोइंग। तो हमें क्या देखने को मिला, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं हमारे एमसीक्यूज में। फ्लैग कमेटी, तो देखो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट कमिटीज है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और एक तरफ हमारे प्रेसिडेंट्स के नेम है। ठीक है, तो बताओ किसने कौन सी जो प्रेसिडेंट जो कौन से प्रेसिडेंट्स ने कौन सी कमेटी को लीड किया था? फ्लैग कमेटी, वाज इट लेड बाय एच.सी. मुखर्जी, नो, बाय राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यस। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी बाय एस वारादाचार्य, जो भी है ये, नहीं। स्टेट्स कमेटी, नो। ये जो कमिटीज थी, स्टेट्स कमेटी जो थी, इट वाज लेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड दिस रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी वाज आल्सो लेड बाय राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसमें एक ही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिस इज करेक्टली मैच, यूनियन पावर कमेटी वाज chaired by President Pandit Jawaharlal Nehru. ठीक है, he was the president of this committee. Now identify the member of Constituent Assembly with the help of the following information. He was the president of Constituent Assembly, ठीक है, and वो हमारे first president भी थे। कौन थे भाई? बहुत easy है, सेकंड से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। And he was also the president of Constituent Assembly. कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। Option number D is the correct answer of this question. Okay. सो हेयर आर सेक्शन 1 एंड्स, हमने सारे एमसीक्यू जो है कर लिए हैं। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसके लिए आई विल रिकमेंड यू कि प्लीज अपनी बुक्स जो है वो निकाल लीजिए, तीनों की तीनों बुक्स। ठीक है, क्योंकि आई विल बी टेलिंग यू कि इसका आंसर कौन से पेज पे मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 22 का। तो देखो, सबसे पहले ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो हैं 3-3 मार्क्स के होंगे। देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, सो टोटल 18 मार्क्स के होंगे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन बी विल कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, टोटल 18 मार्क्स। ठीक है, अच्छा 22 का ए है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस are the most significant sources to understand the administration of Ashoka. Explain the statement. ठीक है, तो let's see the answer of this question. देखो, so page number 32 and 34 of your textbook, वो पेज ओपन कर लीजिए, एंड ये क्वेश्चन है 3 नंबर का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के। सो प्लीज ओपन पेज नंबर 32 and 34 फॉर द रेफरेंस। देखो, 32 पे और 34 पे अर्ली एम्पायर के बारे में मेंशन्ड है, फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास, एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर, देन हमारा हाउ इंपॉर्टेंट वाज द एम्पायर। सो इसमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में मेंशन्ड है।
हाउ इंपॉर्टेंट वॉज द एम्पायर में भी जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पर मेंशन्ड है अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में. Many of these historians found the message on Ashokan inscriptions very different from most of the other rulers. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है इन दोनों पेजेस पे, this information will constitute this answer. ठीक है. सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं तो उसके बारे में हमें लिखना है. देखो, तो इसमें हम बताएंगे कि भाई अशोका की इंस्क्रिप्शंस कैसी होती थी. अशोका जो थे वो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करवाते थे स्टोन सर्फेसेस पे, जैसे कि नेचुरल ब्लॉक्स पे, पॉलिश्ड पिलर्स पे, इन सभी चीजों के ऊपर. ये आप पॉइंट लिखेंगे. देन 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन मेंशन्ड. 5 पॉलिटिकल सेंटर्स थे. देखो, आपका एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर में 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के बारे में लिखा गया है, जो 3.2 है, पेज नंबर 32 पे उसमें लिखा है. तो हमें ये चीज भी उसकी इंस्क्रिप्शन से ही पता चली है. उनके जो मैसेजेस थे, सेम मैसेजेस जो है वो सारी इंस्क्रिप्शंस पे देखने को मिले, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, चाहे वो उड़ीसा हो, कहीं पर भी हम देखेंगे उनके मैसेजेस सेम थे. और ऐसा कैसे था? थ्रू हिज इंस्क्रिप्शंस. ठीक है. उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शंस की मदद से ही अपने धम्मा के आइडिया को भी प्रोपगेट किया था, फैलाया था, प्रचार प्रसार किया था. उनका धम्मा का आइडिया क्या था कि एल्डर्स को रिस्पेक्ट करो, जेनरोसिटी दो ब्राह्मण्स को, ये सब कुछ. ठीक है. उन्होंने ये भी बोला था कि स्लेव्स को भी अच्छे से ट्रीट करना है, सर्वेंट्स को भी अच्छे से काइंडली ट्रीट करना है, सभी रिलीजन्स और ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करना है. ठीक है. एंड उन्होंने बताया था कि भाई जो पति वेदकाज हैं उनका अपॉइंटमेंट होगा, ताकि वो जो है किंग्स को रिपोर्ट करेंगे हर चीज के बारे में. उनकी ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस प्राकृत में होती थी. ग्रीक और खरोष्टी लैंग्वेज भी यूज की जाती थी नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन्स में विद इन दोज इंस्क्रिप्शंस, बट मैसेज रिमेन द सेम. तो जितना भी है अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में वो आप लिखेंगे इस आंसर में. ठीक है. तो ये तो सीबीएसई की अकॉर्डिंगली आंसर गिवन है. मैं आपको बताती हूँ आंसर आप कैसे लिखेंगे. अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज टू अंडरस्टैंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका. सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में सोर्सेज के बारे में बता सकते हैं. व्हाट आर दी सोर्सेज. देन आप अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में बताएंगे. देखो, फर्स्टली आपका आंसर कैसे बनेगा. वैसे तो 3 मार्क्स का है तो इसमें थोड़ा सा कंटेंट लिखना है, तो इसमें इतना स्ट्रक्चर मत देखना, बट फिर भी जनरली आपका आंसर लिखा जाएगा इस फॉर्म में: इंट्रोडक्शन, मेन पॉइंट्स, देन लास्टली एक छोटा सा कंक्लूजन. ठीक है. कंक्लूजन ना भी हो तो भी चलेगा, बट ये पार्ट होना चाहिए. ठीक है. सो आप कैसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में. मेरे अकॉर्डिंगली मैंने कैसे लिखा था, आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन हिस्ट्री एंड 99 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस. ठीक है. सो जस्ट फॉर लेटिंग यू नो. ठीक है. सो कैसे लिखना है आंसर. सबसे पहले यू कैन टेल कि सोर्सेज क्या होते हैं. ठीक है. देन आप बताएंगे कि अशोकन इंस्क्रिप्शंस कैसे लिखी जाती थी. सो अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो है वो सर्फेसेस पे लिखी जाती थी, नेचुरल सर्फेसेस पे, रॉक्स पे, पिलर्स वगैरह पे लिखी जाती थी. फिर जो वो अशोकन पिलर है उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं. फिर कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी वो आप लिख सकते हैं. एंड कैसे अशोकन एम्पायर में, अशोकन एडमिनिस्ट्रेशन में उन इंस्क्रिप्शंस ने हेल्प की थी धम्मा को प्रोपगेट करने में, अशोका के मैसेजेस को स्प्रेड करने में. ये सब कुछ जो है आप लिख सकते हैं. समझ में आया. तो ऐसे आप आंसर फ्रेम करेंगे. तो ये तो डायरेक्टली पॉइंट्स में लिखा है, आप इस फॉर्मेट में भी अपना आंसर्स लिखेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The history of modern empire has been constructed on the variety of sources. देखो, वही क्वेश्चन है. मॉडर्न एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारे सोर्सेज से पता चलता है. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. तो इसमें डायरेक्टली सोर्सेज मेंशन है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लाइक स्कल्पचर, तो ऐसे नहीं लिखना है. सबसे पहले आप बताएंगे कि सोर्सेज क्या होते हैं. देन आप बताएंगे मॉडर्न एम्पायर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सोर्सेज की मदद ली है, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स लाइक स्कल्पचर्स एंड मोनास्ट्रीज, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे. देन कोटले के अर्थशास्त्र के बारे में, देन उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. अकाउंट ऑफ मेगिस्थनीज, बुद्धिस्ट लिटरेचर, पुरानिक जैना वर्क्स, संस्कृत लिटरेरी वर्क्स, इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका. मैं ये नहीं कह रही कि सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करो, बट एटलीस्ट जो रिलेवेंट है, जैसे कि अशोका की इंस्क्रिप्शंस, उसको एक्सप्लेन करो इसमें. ठीक है. अर्थशास्त्र है उसको एक्सप्लेन करो. मेगास्थनीज का अकाउंट है, थोड़ा थोड़ा मतलब उनके बारे में लिख दो. ये नहीं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो, 3 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन करो. ठीक है. बट फर्स्टली इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करो, ताकि टीचर को लगे कि हाँ, स्टूडेंट नोज एवरीथिंग, स्टूडेंट को पता है किस फॉर्मेट में आंसर लिखा जाएगा.
ठीक है, ऐसे देखते ही वो दे विल गिव यू द मार्क्स। देखो सभी वहां पर यही पॉइंट्स लिखेंगे, लेकिन आपका आंसर उन लोगों से कैसे अलग है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लिखे हुए हैं 29 एंड 84, तो दीज आर द पेज नंबर विच आर मेंशन, जहां से आपको आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, नाउ द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड श्योरिटी आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बताओ, मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी ये टर्निंग पॉइंट है, 2 चैप्टर्स में इसका मेंशन है, 3rd चैप्टर में भी और 4th चैप्टर में भी है। ठीक है, तो कैसे टर्निंग पॉइंट था, तो इसमें आप बताएंगे क्या क्या पॉइंट्स, कि कैसे अलग अलग थिंकर्स एमर्ज हो रहे थे, अलग अलग थॉट्स एमर्ज हो रहे थे, द न्यू किंगडम्स और सिटीज के बारे में, जो महाजनपदास का एमर्जेंस था उसके बारे में आप बताएंगे। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसे चेंज हो रही थी, तो आप ऐसे स्टार्ट करेंगे वही इंट्रोडक्शन वाले फॉर्मेट में, कि जो ये टाइम पीरियड था इट इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट, सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ड्यू टू वेरियस रीजंस। फिर आप 4th चैप्टर का रेलेवेंस दे सकते हैं कि भाई इस टाइम पे बहुत ज्यादा थिंकर्स का इमर्जेंस हो रहा था, जैसे कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, Zarathustra in Iran, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, Mahavir and Gautam Buddha in India। ठीक है, ये आप बता सकते हैं, एंड फिर इनके अलग अलग थॉट्स जो है वो एमर्ज हो रहे थे वो आप बताएंगे। अब डिबेट स्टार्ट हो जाती है, जो सोसाइटल चीजें हैं उनके ऊपर वो आप बता सकते हैं। देन इस टाइम पे नए किंगडम्स और सिटीज एमर्ज हो रहे थे। देन इस टाइम पे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में भी चेंजेस आ रहे थे, अलग अलग डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स एमर्ज हो रहे थे, वही ये वाला पॉइंट। महाजनपदास का राइज हुआ, ठीक है, कितने महाजनपदास थे, कौन से सिग्निफिकेंट थे, अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है तो ये सारे पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। यूज ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन का यूज स्टार्ट हो गया था। पंच मार्क कॉइन्स, अलग अलग टाइप्स के कॉइन स्टार्ट हो गए थे, जिन्होंने हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करना स्टार्ट कर दिया था, एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट हो गया था। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लिखेंगे। सो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके लिए वर्ड लिमिट है, उसी के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, एनालाइज द कॉजेज दैट लेड टू रूइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। किन रीजन के वजह से विजयनगर एम्पायर का कहीं ना कहीं एंड होता है, रूइन हो जाता है, वो हमें बताना है। अच्छा, सो इसमें हम कैसे बताएंगे, विजयनगर वही है, ये पॉइंट्स लिखने हैं। सो जैसे ही कृष्णदेव राय, तो ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कृष्णदेव, ऐसे पॉइंट्स लिखने के बजाय 1 2 3 आप इसे एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, कि ये एक इंट्रोडक्शन है, ऊपर मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि दिस इज इंट्रोडक्शन, टीचर विल ऑटोमेटिकली नो कि हाँ ये इंट्रोडक्शन है। सो कृष्णदेव राया की जैसे ही डेथ होती है, तो स्ट्रेन देखने लग जाता है हमारे पूरे के पूरे इंपीरियल स्ट्रक्चर में, एम्पायर के अंदर अब स्ट्रेन महसूस होने लग गया था, प्रेशर महसूस होने लग गया था। जो कृष्णदेव राया के जो सक्सेसर्स थे, दे वर ट्रबल्ड बाय रेबेलियस नायका और द मिलिट्री चीफ, यानी कि उनके सक्सेसर्स को बहुत दुखी करा है ये जो मिलिट्री चीफ थे इन्होंने। Military ambitions of the rulers of Vijayanagar and those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignments अब देखने को मिले। राम राय अब चीफ मिनिस्टर बन गया था विजयनगर का, एंड इन्हीं की पॉलिसी थी जिसके वजह से जो बीजापुर, गोलकोंडा के इन सभी की जो रीजन से इनके सुल्तान जो है यूनाइट हुए, एंड इससे बैटल ऑफ तालीकोटा हुई। राम राय बहुत बुरी तरीके से हार गए थे एंड विजयनगर फेल इनटू रूइंस, बहुत बुरी तरीके से विजयनगर की हार हुई, एंड इससे फाइनली विजयनगर का रूइन देखने को मिला। ठीक है, तो जो क्या उसकी पॉलिसी थी राम राय की, उसको हाईलाइट करेंगे आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, क्योंकि इट वाज द मेन कॉज व्हिच लेड टू द रूइन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, analyze why was Amarnaika system considered as a major political innovation of the Vijayanagar Empire? It is very important question, इसको भी for sure आप मार्क कर लो, ये बहुत important question है, आज के आने के chances बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, अमरनायका सिस्टम को एक्सप्लेन कीजिए, कैसे एक इम्पोर्टेंट इनोवेशन है ये विजयनगर एम्पायर की, वो बताइए। सेम बात है अमरनायका सिस्टम के बारे में लिखना। तो सबसे ये आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। ठीक है, अमर नायका सिस्टम जो है
इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अमर नायका सिस्टम क्या था? अमर नायकाज मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिनको कुछ टेरिटरी दी जाती थी गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अमर नायकाज जो है वो अपने रीजन से टैक्स कलेक्ट करते थे और दूसरे ड्यूज कलेक्ट करते थे पेजेंट से, क्राफ्ट पर्सन और ट्रेडर्स वगैरह से। ठीक है, कुछ हिस्सा वो अपने पास अपने रेवेन्यू के तौर पे जो है पर्सनल यूज के लिए जो है वो रख लेते, कुछ रेवेन्यू का पार्ट जो है वो अपने पास पर्सनल यूज के लिए रख लेते थे। इसके अलावा वो एक कंटिजेंट ऑफ फोर्सेस एलिफेंट्स मेंटेन करते थे। ठीक है, एंड ये सब जो है किंग यूज करते थे एज अ फाइटिंग फोर्स। यानी कि ये जो अमर नायकाज होते थे, ये जो मिलिट्री कमांडर्स होते थे, इनको एक फोर्स मेंटेन करनी होती थी, कॉन्टिजेंट मेंटेन करनी होती थी, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, आर्मी मेंटेन करनी होती थी, जो वॉर के टाइम पे किंग जो है, किंग को हेल्प करती थी फॉर फाइटिंग। अमर नायकाज जो है वो उनको ट्रिब्यूट्स भी देने होते थे, हर साल राजा के पास जाना होता था, अपनी लॉयल्टी दिखानी होती थी और एनुअली ट्रिब्यूट्स भी देने होते थे। ठीक है, रॉयल कोर्ट में भी इनको अपीयर होना पड़ता था गिफ्ट्स के साथ और अपनी लॉयल्टी राजा को दिखानी होती थी। तो ये सब कुछ जो है आप अमर नायका सिस्टम के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द role of पंचायत इन एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स ऑफ कॉमन पीपल ड्यूरिंग द मुगल एरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो पंचायत का क्या रोल होता था कॉमन लोगों के राइट्स को एडवोकेट करने में? मुगल एरा की बात हो रही है, तो पंचायत क्या होती थी? देखो, पंचायत एक असेंबली होती थी एल्डर्स की। ठीक है, अब ये एक हेट्रोजेनस बॉडी होती थी, यानी कि इसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग होते थे। ठीक है, सो इसमें डिसीजंस जो है, पंचायत जो भी डिसीजंस लेती थी वो सभी लोगों के लिए बाइंडिंग होती थी, यानी कि जो गांव में जो भी लोग रह रहे हैं उनको पंचायत का डिसीजन मानना होता था। एंड बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए जाते थे, फंड्स कलेक्ट किए जाते थे, अलग अलग लोग जो है पैसे देते थे, उन पैसों का यूज किया जाता था कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। पंचायत जो है ये इंश्योर करती थी कि हर एक कास्ट की एक अपनी बाउंड्री है, यानी कि कोई भी कास्ट का पर्सन अपनी बाउंड्री को जो है वो ब्रेक नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा। अ, मंडल और हेडमैन, मंडल और हेडमैन के प्रेजेंस में ही शादियां वगैरह भी होती थी। ठीक है, पंचायत जो है वो फाइन्स भी लगा सकती थी, उनके पास ये अथॉरिटी भी होती थी। दिस कुड इन्फेक्ट मोर सीरियस फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट, एक्सपल्शन, एक्सपल्शन मतलब गांव से निकाल देना। तो ये बहुत सीरियस पनिशमेंट्स भी दे सकती थी, जैसे कि गांव से भी निकाल सकती थी कुछ लोगों को, अगर वो बहुत कुछ बड़ा ही पाप कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंटरकास्ट मैरिज हो रही है तो दे कैन एक्सपेल पीपल फ्रॉम द विलेजेस। ग्राम या जाति पंचायत भी होती थी। ठीक है, हर एक जाति की भी खुद की पंचायत होती थी जो कि लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स वगैरह सेटल करती थी। पंचायत को पिटिशंस भी मिलती थी। ठीक है, कॉमन लोग जो है अपनी अपनी पिटिशंस डालती थी, जैसे कि वुमेन अगर उनके हस्बैंड्स जो है वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है वो पंचायत के पास पिटिशन के फॉर्म में जाता था। एंड जो भी पंचायत डिसीजन लेती थी वो डिसीजन रिस्पेक्ट किया जाता था, उसको जो है मानना भी पड़ता था और उसको रिस्पेक्ट भी किया जाता था। ठीक है, तो वी कैन से इट वाज अनदर बॉडी एट अ लोकल लेवल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिबेलियन ऑफ 1857 was seen as a war in which both Hindus and Muslims had equally to lose or gain. एनालाइज द स्टेटमेंट। देखो, 1857 का जो रेबिलियन था ना, उसमें हिंदूज और मुस्लिम ने इक्वली पार्ट लिया था। तो एक ऐसी लड़ाई हम कह सकते हैं जिसमें हार हो गई, हार होगी तो दोनों हिंदूज और मुस्लिम की होगी, और जीत होगी तो वो भी दोनों हिंदूज और मुस्लिम्स की होगी। तो ये स्टेटमेंट है, तो बताइए। तो इसमें हमें वही बताना है कि 1857 में इक्वली दोनों लोगों का, दोनों रिलीजन्स का रोल था, हिंदूज भी उतने ही इन्वॉल्व थे जितने मुस्लिम इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो देखो, सारे जो सेक्शंस थे इंडियन पॉपुलेशन के, उन सभी ने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिया। द रेबल प्रोक्लेमेशन रिपीटेडली अपील्ड टू ऑल द पीपल टू जॉइन द स्ट्रगल। तो बहुत सारी प्रोक्लेमेशंस जो है वो जारी की गई, बहुत सारे वो जो क्या होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, वो लगाई गई थी हर जगह पे कि तुम आओ ज्वाइन करो इस रेबेलियन को। तो सभी लोगों को जो है बहुत ज्यादा ये बोला जाता था रिपीटेडली कि तुम भी आओ और इस रेबेलियन को ज्वाइन करो। ठीक है, ये हम सभी का स्ट्रगल है, हम सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोक्लेमेशन जारी होते थे जिसे हम इश्तहार कहते हैं। ठीक है, तो इश्तहार जो है वो छापे जाते थे सभी को यूनाइट करने के लिए। ठीक है,
ये बताया जाता था कि प्री ब्रिटिश हिंदू मुस्लिम पास्ट के बारे में बताया जाता था कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तो हमारा पास्ट कैसा होता था। तो वो सारी चीजें ग्लोरीफाई करके दिखाई जाती थी, कैसे हम सारी कम्युनिटीज मिलजुल कर रहते थे मुगल एम्पायर के टाइम पे। तो उस चीज को दिखाते हुए इश्तेहार वगैरह जो है छापे जाते थे सभी लोगों को यूनाइट करने के लिए। सो हम कह सकते हैं 1857 के रिवॉल्ट में सब लोग जो है यूनाइट हो गए थे, चाहे वो हिंदूज हैं चाहे वो मुस्लिम्स हैं। जो मुस्लिम प्रिंसेस हैं उन्होंने भी जो है सेंटिमेंट्स जो है समझे, हिंदूज के क्या सेंटिमेंट्स हैं, यानी कि हिंदूज मुस्लिम सब यूनाइट हो गए थे इस पर्टिकुलर रेबेलियन के अंदर। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इशू करी गई थी, बहादुर शाह जफर के नाम पे प्रोक्लेमेशन छाप दी गई। लोगों से अपील किया जा रहा था कि तुम भी आओ, एकजुट हो, हम सभी को जो है फाइट करना होगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम करने का क्या फायदा अगर हम ब्रिटिशर्स के अंडर ही हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स ये नहीं देखते कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। ठीक है, उन्हें तो जो करना है वो कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी कुड नॉट बी ब्रोकन बाय द ब्रिटिश, ये लोगों को बोला जाता था। लोगों ने ये चीज बहुत ज्यादा, यूनिटी जो है ना हिंदू मुस्लिम्स की, वो बहुत एम्फोसाइज की जा रही थी। एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कन्वर्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स लेड टू फियर ऑफ लॉस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, ये बोला जा रहा था। देखो देखो ब्रिटिशर्स के साथ जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो भी इंडिया के अंदर आए थे, एंड वो भी क्या कर रहे थे, लोगों को फोर्स कर रहे थे और या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि तुम अपना धर्म बदल के क्रिश्चियन रिलीजन को अडॉप्ट कर लो। तो इस वजह से भी लोगों को डर लग रहा था कि भाई हमारा तो धर्म रहेगा ही नहीं। इस वजह से भी लोग जो है वो यूनाइट हो रहे थे। सो इन सभी रीजंस की वजह से ये यूनिटी जो है इस रेबेलियन के दौरान जो है हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में देखने को मिली। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बाय looking at page number 271 of your NCERT. ठीक है, थर्ड एनसीईआरटी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? प्लीज रेफर टू दीज पेज नंबर्स। सो आफ्टर दिस लाइव सेशन प्लीज इन पेज नंबर को रेफर जरूर कर लेना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अच्छे से, मतलब फैक्ट्स को और अच्छे से रिवाइज करने के लिए, पॉलिश करने के लिए एक बार इन पेज नंबर को प्लीज रेफर कर लेना। अच्छा, बी आर अम्बेडकर का क्या रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो हमें पता है बी आर अम्बेडकर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर थे हमारे असेंबली के। ही वाज अ लॉयर एंड अ इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इन्होंने यूनियन कैबिनेट को एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन किया था आफ्टर आर इंडिपेंडेंस। वो चेयरमैन भी थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सारे उनके बारे में फैक्ट्स हैं। ठीक है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। ठीक है, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पूरा ड्राफ्ट होगा, तो उसमें वही गाइड करेंगे। ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर की डिमांड रखी थी कि भाई हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट है इट शुड बी गिवन मच मोर पावर्स। ठीक है, एक हियरार्की होनी चाहिए, सबसे पहले यूनियन गवर्नमेंट देन स्टेट, फिर पंचायत वगैरह। पंचायत तो बाद में ही आई थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट तो बाद में आई थी। इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी थी ड्यू टू दी इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने बहुत एम्फोसाइज किया, जब जाके उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरल की जो डिमांड है, सपोर्ट है, वो छोड़ दिया था। ही प्रिसाइडेड ओवर द डिस्कशन ऑफ द हिंदू कोड बिल। ठीक है, तो इसमें भी ये प्रेजेंट थे। तो ये सारे पॉइंट्स है इनके बारे में। ठीक है, सो व्हाट वाज द रोल ऑफ बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? क्या क्या चीजें जो है, क्या क्या चीजों में ये इन्वॉल्व थे? नाउ सेक्शन सी। So here we are done with section number B. Now section C is all about long answer type questions. So basically इसमें 24 मार्क्स का होगा आपका सेक्शन C। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे कितने क्वेश्चंस है? इसके अंदर है हमारे 3 क्वेश्चंस। ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। लॉन्ग आंसर है यानी कि 8 नंबर का एक क्वेश्चन। अच्छा, सभी में चॉइस है, जितने भी 3 क्वेश्चन है उसमें चॉइस गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, देयर वर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फैमिलियल रिलेशनशिप ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। तो भाई इसमें चॉइस है, चॉइस में कुछ भी कर सकते हो आप, फर्स्ट करो या सेकंड। ठीक है, बट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस। तो देखो, there were specific features of familial relationship during the महाभारत पीरियड। देखो, जो महाभारत का टाइम था उस टाइम पे फेमिलियल रिलेशनशिप के भी कुछ फीचर्स हमें देखने को मिले हैं। तो इस स्टेटमेंट को हमें एग्जांपल्स के साथ सपोर्ट करते हुए एक्सप्लेन करना है।
तो प्लीज रेफर टू दीज पेज नंबर आफ्टर दिस लाइव सेशन। देखो, लेट्स अंडरस्टैंड फैमिलीज जो है वो क्या होती है, आपके इस चैप्टर में गिवन है, जो महाभारत वाला चैप्टर है, आई थिंक इट्स थर्ड चैप्टर है ना, लेट मी सी, कौन सा पेज नंबर है, हाँ पेज नंबर 54 पे भी इट्स गिवन, सॉरी पेज नंबर 55 पे। तो ये जो टर्म्स गिवन है ना बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में, कुल कुल जो है वो फैमिलीज को डिनोट करता है, डिजिग्नेट करता है, तो ये टर्म्स भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे ऐसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स गिवन है ना, ये फैक्ट्स आप इंक्लूड करोगे तो जो आंसर है इट विल लुक मच मोर प्रेजेंटेबल। ठीक है, तो फैमिलीज के बारे में सबसे पहले हमें बताना है फैमिलीज क्या होती है। तो फैमिलीज के लिए एक टर्म यूज की गई है कुल, तो वो भी हम बता सकते हैं। फैमिलीज यूजुअली बहुत बड़े नेटवर्क ऑफ पीपल को कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम रिलेटिव्स कहते हैं। तो ये कुछ जगह ये चॉइस होती है कि रिलेटिव्स को भी जो है फैमिली में रखा जाता है, और कुछ जगह रिलेटिव्स को फैमिली में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, फैमिलियल टाइज भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों को हम नेचुरल मानते हैं, हम कहते हैं ना सगा भाई है, सगी बहन है, ठीक है, बेस्ड ऑन ब्लड हम डिसाइड करते हैं कि ये हमारी फैमिली का पार्ट है या नहीं है। तो अलग अलग तरीके से फैमिलीज को जो है डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को जो है ब्लड रिलेशंस में लाया जाता है, और कुछ सोसाइटीज में कजिन्स को जो है ब्लड रिलेशंस का पार्ट नहीं माना जाता। महाभारत डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजिन। फिर हम महाभारत के बारे में बताएंगे कि महाभारत में एक फ्यूड के बारे में बताया गया, एक लड़ाई के बारे में बताया गया है, लैंड और पावर से रिलेटेड थी वो लड़ाई। ठीक है, दो ग्रुप ऑफ कजिन्स थे, कौरवास एंड पांडवास। दे बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली एंड वो लड़ रहे थे लैंड के ऊपर, पावर के ऊपर। ठीक है, पांडवास जीत जाते हैं फाइनली उस फ्यूड के अंदर, एंड उन्होंने पेट्रिलिनियल सक्सेशन आगे चल के जो है फॉलो किया। ठीक है, पेट्रिलिनी जो है बहुत पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बिफोर द फ्यूड ऑफ कौरवास एंड पांडवास पेट्रिलिनी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये वही पेट्रिलिनी का कंसेप्ट बताया गया है। ठीक है, लेकिन महाभारत की स्टोरी ने इस पेट्रिलिनी को और ज्यादा री कर दिया, और ज्यादा एम्फोसाइज कर दिया सोसाइटी के अंदर। पेट्रिलिनी में क्या होता है कि सन्स जो हैं वो रिसोर्सेज क्लेम करते हैं अपने फादर के, अपनी फैमिली के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो लड़कों के पास जाते हैं। ठीक है, जब फादर की डेथ हो जाती है। एंड अगर किंग का केस है, किसी के पापा राजा हैं, तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, ऐसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, बेटी को कम ही गद्दी दी जाती थी, ऐसा होता था। ठीक है, ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज फ्रॉम 6th century BC तो वो पेट्रिलिनी के सिस्टम को फॉलो करते थे। हाँ, कई बार पेट्रिलिनी के अंदर वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। किसी का भाई सगा बेटा नहीं है, तो वो अडॉप्टेड सन को भी जो है राजा बना देता था, तो ऐसा भी होता था। कुछ सिचुएशंस में जो है वो ब्रदर्स भी सक्सीड कर लेते थे। हो सकता है कि भाई उसका बेटा राजा ना बने, उसका भाई राजा बन जाए। ठीक है, ऐसा भी होता था। ठीक है, या फिर कोई और जो है वो राजा बन जाता है, ऐसा भी होता है। तो कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो है वो रहते थे। विमेन भी कई बार इनहेरिट कर लेती थी थ्रोन को, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को। एग्जाम्पल है प्रभावती गुप्ता, जो कौन थी भाई, चंद्रगुप्त टू की डॉटर एंड वाइफ ऑफ वकाटका किंग। ब्राह्मण ने डिटेल्ड कोड्स ले डाउन कर रखे थे सोशल बिहेवियर के, कि भाई हर एक पर्सन को कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, इवन राजा कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारे नॉर्म्स भी ब्राह्मण्स ने ले डाउन कर रखे थे अपने टेक्स्ट में। ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन वाज नॉट फॉलोड बाय एवरीबॉडी, बट बेशक ये नॉर्म्स बनाए गए थे, ये सारे नॉर्म्स जनरली राजा के केस में फॉलो नहीं होते थे। जैसे कि वो कहते थे ब्राह्मणास कि ओनली क्षत्रियास कैन बिकम किंग्स, बट बहुत सारे केसेस में ब्राह्मण भी बने हैं राजा, और जो दूसरी कास्ट के लोग हैं दे आल्सो बिकेम किंग्स। ठीक है, मतलब जो लोग इन्फ्लुएंशियल हो जाते थे, जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ जाते थे, दे बिकेम किंग्स। ऐसा, ये कुछ ऐसा कंपल्सरी नहीं होता था कि ब्राह्मण्स ने बोल दिया कि क्षत्रिय राजा बनेगा तो ऐसा ही है। तो इट वाज नॉट अ कंपल्शन इन दिस सोसाइटी। ठीक है, मेनी कॉमन पीपल फॉलोड दीज रूल, लेकिन बहुत सारे जो कॉमन लोग हैं, अ, जो दूसरी कास्ट के लोग हैं, बेसिकली जो छोटी कास्ट, बोलना तो नहीं चाहिए, उनके हिसाब से छोटी कास्ट थी, उन लोगों को ये रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। ठीक है, बेसिकली जो वैश्यास और शूद्रास होते थे, दे वर कंपेल्ड टू फॉलो दीज रूल्स। ठीक है,
सो मैरिजेस के बारे में बताया गया है कि 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस होती थी। द्रौपदी की मैरिज, ठीक है, कैसी थी? फिर भीष्मा की मैरिज टू हिडिंबा। सो ये भी जो है मैरिज की कैटेगरी में आती है। तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज उन्होंने बताया था, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, पता नहीं क्या-क्या था। सो एक बॉक्स में गिवन है आई थिंक ये। सो 8 काइंड्स ऑफ मैरिजेस के बारे में बताया गया है। कुछ मैरिजेस दो जो थी वो एक्सेप्टेबल थी सोसाइटी में, सम वर नॉट एक्सेप्टेबल। देन गोत्र रूल्स भी थे, ठीक है? गोत्र रूल्स भी ऐसा नहीं है कि सारी रूलिंग डायनेस्टी फॉलो करती थी, ठीक है? ऐसा नहीं होता था। गोत्र का क्या रूल्स थे वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? फिर मदर्स की इम्पोर्टेंट प्लेस होती थी फैमिली में। उनकी उनकी एडवाइस हमेशा तो नहीं मानी जाती थी, जैसे कुंती और गांधारी के केस में, बट उनको रिस्पेक्ट ज़रूर किया जाता था, ठीक है? रिस्पेक्ट भी हियरार्की के बेसिस पे होती थी, कास्ट और जेंडर के बेसिस पे होती थी, जैसे कि मेल को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, फीमेल को कम मिलती है, अपर कास्ट वाले लोगों को ज़्यादा मिलती है, लोअर कास्ट वाले लोगों को कम मिलती थी उस टाइम पे। तो ये सारे सोसाइटी के बारे में जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी सोशल बिहेवियर के जो पॉइंट्स हैं, वो सारे जो है आप इस फैमिली वाले पॉइंट में लिखेंगे, फैमिली वाले क्वेश्चन में लिखेंगे। समझ में आ गया? कंटेंट समझ में आया क्या लिखना है अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो? समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और में क्वेश्चन गिवन है, द पॉलिटिकल पावर और किंगशिप वाज रियली डिपेंडेंट ऑन बर्थ एज क्षत्रियास बट आल्सो ओपन टू एनीवन हु कुड मास्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। देखो वही आ गया है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसीई ऑनवर्ड्स। देखो इसमें ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है, बर्थ के बेसिस पे डिसाइड नहीं होगा कि तुम राजा बनोगे या नहीं बनोगे। जैसे कि ब्राह्मणास ने तो बोल दिया था कि क्षत्रियास विल ओनली बिकम किंग्स, बट ये ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं था। जो भी पर्सन सपोर्ट गैदर कर पाता था, रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा थे, इन्फ्लुएंशियल हो जाता था, वही राजा बन जाता था। तो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स की मदद से, ठीक है? तो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा में जो है बताया गया था, क्या रूल्स लेड डाउन किए गए थे ब्राह्मणास के द्वारा, वो हम बताएंगे कि सिर्फ क्षत्रियास ही किंग्स बन सकते हैं। जो मैंने अभी बताया ना, वही आपको लिखना है। बट ऐसा नहीं होता था सभी केसेस में कि क्षत्रियास ही जो है वो राजा बनेंगे। ब्राह्मणा का जो ये भी कोड था, ये सब लोग फॉलो नहीं करते थे, यूनिवर्सली इसको फॉलो नहीं किया जाता था। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनिएजेस देखने को मिली है जो अलग ओरिजिन से थी। कुछ तो ब्राह्मणा ही राजा बन गए हैं, उन्होंने दूसरों को बोला कि भाई ये फॉलो नहीं होगा, और खुद ही क्या कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि क्षत्रियास ही राजा बनेंगे और खुद भी राजा बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, these norms were not universally followed, ठीक है? बहुत सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलग कास्ट के लोग जो है, इवन अलग ओरिजिन के, लो ओरिजिन के लोग भी रूलर्स बने। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें पता चला है कि सोशल बैकग्राउंड जो मौर्यास का था ना, वो क्षत्रियास नहीं था, ठीक है? मतलब बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो कहते हैं कि हाँ मौर्य क्षत्रियास थे, लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहते हैं नहीं, वो क्षत्रियास नहीं थे, वो लो ओरिजिन के थे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा गया है कि मौर्यास वर क्षत्रियास, बट अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट मौर्यास वर ऑफ लो ओरिजिन। तो भाई इसमें भी भाई एक कंसेंसस नहीं है कि वो कौन से ओरिजिन से थे, ठीक है? तो अगर वो लो ओरिजिन से थे तो इट इज एन एक्सेप्शन ना, कि भाई ब्राह्मणिकल नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, ठीक है? शुंगास एंड कनवास, उन्होंने भी रूल किया, वो भी रूलर्स बने हैं, सो दे वर ब्राह्मण्स, ठीक है? तो ये भी एक एक्सेप्शन है। शकास, ये सेंट्रल एशिया से आए थे एंड इन्हें मलेच माना गया है। मलेच मतलब आउटसाइडर्स, ठीक है? आउटसाइड दैट वर्ण सिस्टम, सो इट इज अगेन एन एक्सेप्शन। कुछ पावरफुल मलेचर्स जो हैं वो संस्कृत ट्रेडिशन से फेमिलियर थे, बट स्टिल it the hierarchy was not followed given by the brahmanas, that hierarchy was not followed, ठीक है? सातवाना डायनेस्टी वाले लोग भी कहते हैं कि भाई हम ब्राह्मणास थे। फॉर एग्जाम्पल गोतामी पुत्र पुत्र श्री सतकर्णी, इन्होंने क्लेम किया कि ये एक यूनिक ब्राह्मणा है जिन्होंने क्षत्रियास के प्राइड को जो है चकनाचूर कर दिया। यानी कि क्षत्रियास का प्राइड था ना कि सिर्फ हम ही राजा बन सकते हैं, तो इस प्राइड को चकनाचूर कर दिया था इस सातवाहना किंग ने, ठीक है? सो ये सब कुछ दिखाता है कि जो भी सपोर्ट पा लेता है ना लोगों के बीच में, जिसके पास भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, ही बिकेम द किंग, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हम नहीं कह सकते कि बर्थ के बेसिस पे डिटरमाइन होता था कि आप राजा बनोगे या नहीं बनोगे, क्षत्रिय हो तो तुम राजा बनोगे, इट वाज नॉट अ कंपल्शन। वो हमें एक्सप्लेन करना था इस ऊपर वाले क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक देव, ठीक है? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर है, हमारे मीराबाई, गुरु नानक,
कबीर, इनके बारे में भी क्वेश्चन आता है, इनमें से किसी एक के बारे में तो श्योरली आता है, ठीक है। सो क्या मेन बिलीफ्स और टीचिंग्स थे गुरु नानक के? तो गुरु नानक के बारे में जितने भी फैक्ट्स वगैरह मेंशन है, सारे आपको इस वाले आंसर में मेंशन करने हैं। तो 163 पेज पे जो है इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। सो वो प्लीज रेफर कर लेना आफ्टर द लाइव सेशन। सो द मैसेज ऑफ बाबा गुरु नानक इज स्पेल्ड आउट इन हिज हाइम्स एंड टीचिंग। तो गुरु नानक के बारे में, उनके मैसेज के बारे में, उनकी टीचिंग्स के बारे में, बिलीफ्स के बारे में हमें उनकी हाइम्स और टीचिंग से पता चलता है, ठीक है। इन्होंने निर्गुण भक्ति को एडवोकेट किया है, प्रोपगेट किया है, सपोर्ट किया है। इन्होंने बोला है कि एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस जो है ना, दे आर नॉट नेसेसरी। इन्होंने इनको बिल्कुल रिजेक्ट किया है, एक्सटर्नल जो भी फालतू की प्रैक्टिसेस हम करते हैं। सो दोज प्रैक्टिसेस, दोज सेक्रीफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, जो भी ये सब कुछ है, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ना हिंदूज और मुस्लिम्स में, इन सभी चीजों को इन्होंने रिजेक्ट किया। ही डिडंट ओनली टारगेटेड हिंदूज बट मुस्लिम्स, सभी रिलीजन्स को इन्होंने बोला है कि हमें निर्गुण भक्ति करनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो है ना, सेक्रीफाइसेस, ये फालतू की चीजें हम कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला कि सिर्फ एक ही एब्सोल्यूट है, एक ही भगवान है जिन्हें हम रब कहते हैं, ठीक है। ही इज ओनली द एब्सोल्यूट वन। उनका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ उनका ही ध्यान करना चाहिए। उन्होंने बोला कि तुम बहुत सिंपल तरीके से अपने भगवान के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, सिर्फ उन्हें याद करके, सिर्फ उनका नाम रिपीट करके यू कैन कनेक्ट विद द डिवाइन, ठीक है। उन्होंने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करा है अपने हाइम्स के अंदर, जिन्हें शब्द कहा जाता है। ऑल्सो उनकी वो जो 3 वो है, उनके बारे में भी आप बताएंगे। सॉरी, कबीर के है ना, कबीर ग्रंथ जो भी है, इनके जो टेक्स्ट वगैरह है वो भी आप लिखेंगे, ठीक है। सो इन्होंने अपने फॉलोवर्स की एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। कम्युनिटी में अपने फॉलोवर्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था। उन्होंने एक पूरा रूल्स का एक सेटअप किया था, वर्शिप के लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ठीक है। हम कलेक्टिव रिसाइटेशन भी कर सकते हैं, सब लोग मिलके जो है रिसाइट कर सकते हैं भगवान का नाम। उन्होंने अपने डिसिपल्स भी अपॉइंट करे थे कि इनके बाद ये जो है उनके डिसिपल बनेंगे। अंगद को जो है उन्होंने बोला था कि वो उनको सक्सीड करेंगे एज इज प्रिसेप्टर, ठीक है। एंड इन्होंने अपने बेटों को जो है सही नहीं माना था एज इज सक्सेसर, तो इन्होंने अंगद को जो है अपना डिसिपल मान के उनको सक्सीड करने के लिए बोला था, ठीक है। तो ये सब कुछ आप गुरु नानक के बारे में लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स हैं, सो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the major beliefs and teachings of Chistis during the medieval India। देखो ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, पिछले साल आ चुके हैं, तो ऑफ कोर्स इनका चांस बहुत ज्यादा है कि इस साल भी ये रिपीट हो। सो ऑल दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। तो अगर आप ये सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वहां पर जाके क्या लिखना है, ठीक है। सो क्या मेजर बिलीफ्स और टीचिंग थे चिश्तीज के ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया? सो देखो, कुछ ग्रुप्स ऑफ जो सूफीज थे, दे माइग्रेटेड टू इंडिया इन द लेट 12th सेंचुरी, ठीक है। एंड उनको चिश्तीज जो है कहा जाता था। अब ये धीरे धीरे इंडियन एनवायरमेंट और ट्रेडिशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। एंड खान का एक सेंटर होता था सोशल लाइफ का, ठीक है, जहां पर वो लोग दूसरे लोग भी इकट्ठा होते थे, और ये सूफीज जो है अपना पूरा एक एनवायरमेंट क्रिएट करते थे। शेख निजामुद्दीन जो थे, ये इन्होंने बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट किया। एंड उनको जो है अपनी अपनी हॉस्पाइसेस सेटअप करने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि जाओ तुम अलग अलग जगह पे जाओ और अपनी अपनी हॉस्पाइसेस जो है वो बनाओ, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने अपने ये सूफिज्म को प्रोपगेट किया था, ठीक है। पिलग्रिमेज टू टूम्स ऑफ सूफी सेंट्स, इसे हम जियारत कहते हैं। देखो, जो सूफी सेंट्स जो होते थे, उनकी जो टूम्स होती थी, उस पे दर्शन करने के लिए जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं जियारत, ठीक है। सो ये जो बहुत सारे इस्लामिक वर्ड्स है ना, वो आप मेंशन करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत प्रिवेलेंट होती थी, मुस्लिम वर्ल्ड में आज भी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादातर चिश्तीज की टूम्स पे जो है विजिट किया जाता था। सॉरी, मोस्ट ऑफ द चिश्तीज विजिट द टूम ऑफ ख्वाजा मुइनुद्दीन एट अजमेर। ज्यादातर चिश्ती लोग वगैरह जो है वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की जो टूम है उस पे विजिट करते हैं, ये अजमेर के अंदर है। एंड सुल्तान गियासुद्दीन खलजी एंड अकबर विजिटेड अजमेर सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो इनके बारे में बताया गया, बहुत सारे सुल्तान जो हैं वो भी इनसे बहुत इन्फ्लुएंस थे, वो भी इनकी टूम्स पे जाते थे, इनको डोनेट करते थे, ठीक है, अलग अलग चीज दे देते थे अलग अलग दान में।
अकबर ने भी बहुत बार जो है ऐसे डोनेट किया है। सो ज़ियारत का ये हिस्सा होता था भई ज़ियारत में क्या होता है सूफिज़्म के अंदर बेसिकली देखो जो मुस्लिम्स होते हैं एंड जो सूफीज़ होते हैं, उनके अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है? सूफिज़्म के अंदर म्यूज़िक और कव्वाली को बहुत प्रोपेगेट किया जाता है, बहुत यूज़ होता है उसका, ठीक है? सो ज़ियारत के टाइम पे भी म्यूज़िक और कव्वाली बहुत ज़्यादा गाई जाती है टुम्ब के ऊपर। खानकाह के अंदर क्या होता है, खानकाह एक एरिया होता था जहाँ पर वो सारे लोग इकट्ठा होते थे एंड खानकाह के अंदर जो है लंगर वाला जो प्रोसेस है, जो प्रैक्टिस है, ये भी होती थी, ठीक है? एंड फुतूह होता था चैरिटी बेसिकली जो लोग डोनेशंस कर देते हैं, तो उन डोनेशंस से ही वो लंगर चलाया जाता था एंड उन डोनेशंस को फुतूह कहा जाता है, ठीक है? सभी तरीके के लोग जो हैं वो यहाँ पर वेलकम किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स ही यहाँ पर खानकाज़ में जाएँगे, सभी तरीके के लोग जाते हैं, ठीक है? चिश्तीज़ ये जो है क्या करते थे गोइंग बिफोर द शेख तो भई एक यहाँ पे एक प्रॉब्लमैटिक थिंग भी थी। देखो, ये प्रैक्टिस होती थी जो क्या बोलते हैं उसे आई थिंक प्रोस्टेशन सर झुकाना होता है, जिसे हम सजदा कहते हैं। तो बोइंग वाला ट्रेडिशन होता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। क्या जो किंग है, वो सर झुकाएगा चिश्ती जो सूफी सेंट है उसके आगे या फिर सूफी सेंट सर झुकाएगा? तो इस चीज़ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है? तो ये एक जो सजीदा या फिर सजदा भी कहते हैं उसे, तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेवलेंट थी। ठीक है? तो ये कुछ मेजर बिलीफ्स थे। तो आप इसमें पूरा चिश्तीज़ का आप बताएँगे वो यहाँ पर कैसे आए एंड वो म्यूज़िक और कव्वाली ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे, कैसे वो जो दूसरे मुस्लिम्स थे उनसे अलग थे, ठीक है? ये थोड़े-सा ज़्यादा लिबरल होते थे। इसमें हर तरीके के लोग को वेलकम किया जाता था। हर तरीके के लोग जो है यहाँ पर आते थे, लंगर सेवा होती थी, ज़ियारत क्या होता है, ठीक है? उनकी टुम्ब्स पे जाया करते थे लोग, तो ये सब कुछ आप बताएँगे, ठीक है? विज़िटर्स को पानी भी ऑफ़र किया जाता है, ठीक है? शेव द हेड्स ऑफ इनिशिएट्स, दे प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइजेस, सूफीज़ रिमेंबर गॉड बाय रिसाइटिंग ज़िक्र, ज़िक्र का क्या मतलब है डिवाइन नेम्स, जैसे कि गुरु नानक ने बताया था कि हम रब का नाम लेंगे बार-बार, तो इन्होंने भी बोला कि हम ज़िक्र करेंगे बार-बार, यानी कि हम बार-बार भगवान का नाम लेंगे, ठीक है? हिज़ प्रेज़ेंस थ्रू समा। समा क्या होता है जब सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, म्यूज़िक, कव्वाली वगैरह होती है, तो पूरा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें भगवान को याद किया जाता है, ठीक है? तो सूफ़ीज़ कहते थे कि हम इनकी प्रेज़ेंस को समा में ही फ़ील कर सकते हैं, मतलब समा क्रिएट करके फ़ील कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सब कुछ है, जिस चीज़ के बारे में ये सब कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एनालाइज़ द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया फ्रॉम 1915 टू 1931 ऑन द इंडियन मासेस। ये जो हमारा इतना लंबा नेशनल मूवमेंट चला है 1915 टू 1931 वाला पीरियड, इसमें बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे। तो इन मूवमेंट्स का क्या इम्पैक्ट रहा था हम लोगों के ऊपर, इंडियन लोगों के ऊपर, जो इतने सारे इंडियन मासेस थे, उनके ऊपर क्या असर देखो, तो इस टाइम पे क्या हुआ गांधी जी एक बहुत अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुके थे मासेस का, है ना? मेजर सत्याग्रह मूवमेंट जैसे कि चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद वाला सत्याग्रह, तो इन सभी को इन्होंने लीड किया था, ठीक है? अब जो सत्याग्रह का जो आइडिया था, इसको मोमेंटम मिल चुका था, यानी कि सत्याग्रह का जो आइडिया है, इट बिकेम वेरी पॉपुलर। अब हर चीज़ के लिए सत्याग्रह होने लग गए थे। मूवमेंट्स बिगैन, ठीक है? मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला। रोल एक्ट सत्याग्रह के अंदर या फिर अब मास पार्टिसिपेशन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यानी कि ये जो मूवमेंट्स होते थे, इससे अब लोगों को समझ में आ गया कि अपनी डिमांड्स के लिए वी नीड टू बिगिन अ मूवमेंट। हमें एक मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? लोगों को मूवमेंट्स की इम्पोर्टेंस पता चली। लोगों को पता चला कि क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मास मोबिलाइज़ेशन हम कह सकते हैं, ठीक है? मास मोबिलाइज़ेशन हुआ, मास पार्टिसिपेशन जो है, इन चीज़ों के अंदर अब लोगों का देखने को मिला। ठीक है? रोलेट सत्याग्रह हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा-थोड़ा लिख सकते हैं, ठीक है? अब हर तरीके के रिलीजन के, हर तरीके के कास्ट के मतलब हर तरीके के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते थे। हर रीजन से जो है पार्टिसिपेशन जो है देखने को मिलता था, ठीक है? इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया गया कि भाई हमें जो है खुद से अपनी इंडस्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। खादी और चरखा ये इम्पोर्टेंट सिंबल्स बन गए थे हमारे नेशनल मूवमेंट के, ठीक है? मासेस जो है इन चीज़ों को अपनी इंडिजिनस चीज़ों को रिस्पेक्ट करना सीख गए थे, ठीक है? सेल्फ रिलायंस का आइडिया प्रोपेगेट हुआ, स्वदेशी
ये जो टर्म है इसको स्ट्रेंथ मिली। हमने बिलीव करना स्टार्ट किया कि भाई हमें खुद से अपने ऊपर रिलाय करना पड़ेगा, हम किसी और के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ी इन मूवमेंट्स के थ्रू। हमें पता चला कि देयर इज लॉस ऑफ एवरीवन अगर ये हम पे रूल करते हैं, एंड देयर इज गेन ऑफ एवरीवन अगर ये यहाँ से जाते हैं। ठीक है, हमें ये यूनिटी का कंसेप्ट जो है वो और स्ट्रेंथन देखने को मिला, स्ट्रेंथन हुआ है। बहुत ज्यादा रेजिग्नेशन देखने को मिला ब्रिटिश ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, लोगों ने अब टैक्स पे करने स्टार्ट कर दिए, टैक्स पे करने बंद कर दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखने को मिली। मतलब क्या क्या चीज हुई, कैसे कैसे इन मूवमेंट्स ने हम लोगों के ऊपर असर डाला, वो चीज आप लिखेंगे। एनालाइज द, देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में ये चीज है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या लिखूं क्या ना लिखूं, तो आप उससे रिलेटेड चीजें भी उठा सकते हैं। जैसे कि इसमें सिंबल ऑफ चरखा ये उठा लिया। ठीक है, इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये बिल्कुल डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, बट आसपास की चीजें है ना, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, बट इट इज समहाउ, ठीक है, इनडायरेक्टली रिलेटेड, तो वो चीजें भी आप उठा सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं टू प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू द आंसर। नाउ एनालाइज द रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो गांधी जी का क्या रोल था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? तो गांधी जी was not present at the festivities in the capital on 15th August 1947, क्योंकि वो नहीं चाहते कि बंटवारा हो, वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस हो, बट ही डिडंट वांट कि पार्टीशन भी हो। ठीक है, सो 15th अगस्त 1947 को क्या हुआ, गांधी जी वाज इन कोलकाता। ठीक है, तो उन्होंने पूरा दिन जो है फास्ट करके जो है स्पेंड किया, 24 आवर्स के लिए उन्होंने फास्ट किया था। एंड उन्होंने नेशनल फंक्शन को भी अटेंड नहीं किया। उन्होंने हॉस्पिटल्स में विजिट किया, रेफ्यूजी कैंप्स में विजिट किया, एंड उन्होंने जो डिस्ट्रेस लोग हैं, जो मतलब तंग आ चुके थे इस पार्टीशन से, उन लोगों को कंसोल किया। सिख से हिंदू मुस्लिम सभी से अपील की कि तुम पास्ट को भूल जाओ और सब जो है एक हार्मनी के साथ, एक यूनिटी के साथ जो है रहो। उन्होंने बंगाल में पीस एस्टेब्लिश किया। उसके बाद वो दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में उन्होंने जो है लोगों से फिर से पीसफुली रहने के लिए अपील किया। एंड बाद में चल के उनकी डेथ हो जाती है, तो वो सब कुछ आप बता सकते हैं। ठीक है, अम, वो भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। So finally, we are done with the questions of section C as well. So moving to section D. So यहाँ पर है source based question. तो यहाँ पर आपको पूरा source given होगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। So एक source दे दिया गया है, ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये सोर्स है, तो पहले मैं आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स, प्लीज रीड दिस सोर्स। तो इसमें मेंशन्ड है, पहले ये सोर्स रीड करो, द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, देन वी विल बी मूविंग टू द क्वेश्चंस। पढ़ लोगे ना, तो यू विल बी एबल टू आंसर इट। चलो पढ़ो। रीड इट गाइस फटाफट से, देन वी आर विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस। द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम्स येट डिस्कवर्ड, किसके बारे में है ये? So this source is about the Harappan civilization, about the drains. Mackay noted it is certainly the most complete ancient system as yet discovered. Every house was connected to the street drains. The main channels were made of bricks set in mortar and were covered with loose bricks that could be removed for cleaning. In some cases, limestone was used for the covers. House drains first emptied into a sump or cesspit into which solid matter settled, while wastewater flowed out into the street drains. Very long drainage channels were provided at interval with the sumps for cleaning. It is a wonder of archaeology
that little heaps of material, mostly sand, have frequently been found lying alongside drainage channels, which shows that debris was not always carted away when the drain was cleared. From Ernest Mackay, Early Indus Civilization 1948. Drainage systems were not unique to the larger cities but were found in smaller settlements as well. At Lothal, for example, while houses were built of mud bricks, drains were made of burnt bricks. So, what is this particular source about? So, this source is about the drainage system of इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो कितना सिग्निफिकेंट, कितना इंपॉर्टेंट वो ड्रेनेज सिस्टम था, पूरा प्लान था. घर भी जो है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, मड ब्रिक्स के बने होते थे, लेकिन वो ड्रेन्स जो थे दे वो बिल्ट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स. कितना प्रॉपर्ली उन्हें बनाया जाता था, लाइंड पैटर्न के अंदर बनाया जाता था, एंड इवन ईंट से या फिर लाइमस्टोन से उन्हें ढक भी दिया जाता था ताकि हाइजीन मेंटेन रहे, और जब भी जरूरत पड़े उस चीज को रिमूव करके, उस लिड को, एक तरीके की लिड को उससे रिमूव करके जो है उसे क्लीन भी कर दिया जाए. कुछ केसेस में वो जो मड है या फिर सैंड है, वो उस ड्रेन के साइड में भी पड़ी हुई मिली है. इसका क्या मतलब है कि हमेशा उस सैंड को जो है कहीं और जाके नहीं फेंका जाता था, कई बार वो वहीं भी रह जाती थी, साफ करना छूट भी जाता था. ठीक है, इट वॉज नॉट ऑलवेज कैरीड अवे. ठीक है, तो उस पूरी चीज के बारे में ये एक पूरा जो हमारा सोर्स है वो है. So let's discuss the questions. So first question. अच्छा. Analyze the possible reason behind the uniformity in the drainage system across the Harappan cities. तो बताओ क्या रीजन हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है यूनिफॉर्मिटी इन द ड्रेनेज सिस्टम. क्यों भाई सारी सिटीज के अंदर यही ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला, क्यों ऐसा यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिला. तो कोई भी एक पॉसिबल रीजन बताना है. यहाँ पे तो दो मेंशन्ड है, सो यू कैन राइट एनीवन. तो क्या हो सकता है रीजन, कि भाई एक सिंगल रूलर होगा. ठीक है, पॉसिबल प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सिंगल रूलर रहा होगा जिसके वजह से सारी सिटीज में, सारी पर्टिकुलर साइट्स पे जो है सेम यूनिफॉर्मिटी फॉलो की जाती होगी. या फिर अर्बन प्लानिंग एंड इंजीनियर स्किल्स कैन बी अनदर रीजन. सो एनी वन रीजन यू कैन मेंशन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये भी एक नंबर का है. Analyze the implications of finding little heaps of material, mostly sand, alongside drainage channels. ठीक है, तो बताओ भाई क्यों ये जो मटेरियल के हीप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, खास तौर पे सैंड के हीप्स देखने को मिलते हैं alongside the drainage channel. So Harappan civilization had established regular maintenance practices for their drainage system, but debris was not always carted away या फिर carried away when the drain was cleaned या फिर क्लियर्ड. ठीक है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि वो सैंड जो है कई बार जो नाली होती थी उसके साइड में पड़ी रहती थी. इसका क्या मतलब है कि उसको साफ तो कर दिया है उस पर्टिकुलर ड्रेन को, लेकिन उस गंदगी को बाहर कहीं दूर फेंक के नहीं आया गया है अभी तक. ठीक है, इस वजह से वो डेब्रिस जो भी है वो वहीं पे पड़ा रह गया. ये चीज सिग्निफाई करती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. एसेस द इम्पैक्ट ऑफ हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम. क्या इसका इम्पैक्ट होता होगा. देखो ये एक एडवांस्ड हरप्पन ड्रेनेज सिस्टम जो है क्या दिखाता है कि उनकी सोसाइटी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी. पब्लिक हेल्थ और क्लीनलीनेस पे वो बहुत एम्फोसाइज करते थे, बहुत जोर देते थे. ठीक है, इसके अलावा दो नंबर का है, कोई दो पॉइंट लिखोगे वो भी बहुत है. ठीक है, इसके अलावा यूनिफॉर्मिटी भी आप मेंशन कर सकते हैं. ठीक है, uniformity. The integration of every house into the drainage network implies a relatively egalitarian approach in urban amenities, while sanitation services were accessible to all residents. यानी कि सभी घर जो है उस ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है, यानी कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, यानी कि सभी लोगों को वो सर्विसेज, ड्रेनेज की सर्विसेज दी जाती थी. ये जो सैनिटेशन वाली फैसिलिटीज होती थी, ये हाइजीनिक फैसिलिटीज सभी लोगों के पास अवेलेबल होती थी. इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती होगी. ठीक है, वेस्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज कम होते होंगे उस टाइम पे, एंड बहुत क्लीनर लिविंग एनवायरनमेंट होता होगा. तो कोई भी दो पॉइंट लिखेंगे आप, मतलब क्या इम्पैक्ट होगा भाई, वो ड्रेनेज सिस्टम बनाया होगा तो उससे क्या होता होगा, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती होगी. ठीक है, पूरा सब कुछ सुंदर सुंदर दिखता होगा, हाइजीन मेंटेन रहता होगा, सैनिटेशन मेंटेन रहता होगा, ये आप बता सकते हैं. ठीक है, सभी लोगों को एक्सेसिबिलिटी थी. तो कोई भी दो पॉइंट लिख दोगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट. तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो हमारा ये सोर्स है उसमें से ही आया है, मतलब उसमें से ही ट्रेस करना है आपको आंसर, ऐसा नहीं होगा. ठीक है,
तो खुद सोच के भी लिखना होगा। द सोर्स इज ओनली फॉर योर रेलिवेंस, फॉर योर रेफरेंस बेसिकली। अच्छा, लेट्स रेफर टू अनदर सोर्स। अच्छा, 32, read the following source carefully and answer the questions that follow. A warning for Europe. So please refer this source and then we'll deal with the questions related to this. तो अ वार्निंग फॉर यूरोप। सो इसमें बर्नियर के बारे में मेंशन है। बर्नियर ने यूरोपियन किंग्स को वार्न किया इफ दे फॉलोड द मुगल मॉडल। ठीक है, तो हमें पता है बर्नियर ने जो है बहुत ज्यादा क्रिटिक, ही वाज अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ द मुगल मॉडल। ठीक है, सो उसी के बारे में है ये एक्सर्प्ट या फिर सोर्स हम कह सकते हैं। their kingdoms would be Bernier warned the European kings if they follow the Mughal model, their kingdoms would be very far from being well cultivated and peopled, so well built, so rich, so polite and flourishing as we see them. ठीक है, सो अगर उन्होंने यूरोपियन किंग्स ने मुगल मॉडल को फॉलो किया तो इट विल कंप्लीटली डिवास्टेट द किंगडम्स। वो जितने फ्लोरिशिंग आज दिख रहे हैं, मतलब जो यूरोपियन किंग्स के जो किंगडम्स हैं वो वैसे नहीं रहेंगे। ठीक है, so our kings are otherwise rich and powerful and we must avoid that. They are much better and more royally served. They would soon be kings of deserts and solitudes, of beggars and barbarians, such as those are whom I have been representing, the Mughals. We should find the great cities and the great boroughs rendered uninhabitable because of ill air and to fall to ruin without any bodies taking care of repairing them, the hillocks abandoned and the fields overspread with bushes or filled with pestilential marshes as hath been already intimated। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है, इसमें बताया गया है, देखो, we all know that Francois Bernier was a critique of the Mughal kings। हमारे एम्पायर, देखो, उनका जो टेक्स्ट है, उनका जो कंटेंट है, वो खुद भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, खुद भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है। एक तरफ वो हमारे मुगल मॉडल को बोलते हैं कि इट वाज वेरी अनसिविलाइज्ड। ठीक है, मुगल किंग्स के पास कुछ भी नहीं था, हमारे यहाँ पे कुछ कल्टीवेशन नहीं होती थी, यहाँ पर बारबेरियंस और बहुत अनसिविलाइज्ड लोग रहते थे। ठीक है, बहुत बुरा-बुरा उन्होंने यहाँ पे हमारे यहाँ के रिलेशंस के बारे में, मतलब किंग और सिटीजन्स का रिलेशन कैसा था, उसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में लिखा है। बट ऑन द अदर हैंड ही इज़ आल्सो सेइंग कि यहाँ पे बहुत ट्रेड होता था, ठीक है? वेल्थ भी बहुत फ्लो करती थी। तो मतलब ही इज़ कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑन हिमसेल्फ। कभी वो कुछ कह रहे हैं एंड देन ऑन द अदर लाइन वो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है? मतलब वो अपनी ही लाइन्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में बताया गया है। So mention any one prominent contribution of Bernier. ठीक है, so let's discuss these questions. बताओ, mention any one prominent contribution of Bernier. एक prominent यही हो सकता है कि उन्होंने एक बुक लिखी है इंडिया के ऊपर, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ट्रेवलॉग्स ऑफ द मुगल एम्पायर, जो भी है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये किताब लिखी है। ठीक है, या फिर ही मेड अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो यही उनका एक कंट्रीब्यूशन है, बट ये भी बायस्ड है, वो एक अलग बात है। नाउ हाउ डिड बर्नियर डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन यूरोपियन किंगडम एंड मुगल टेरिटरीज। तो बर्नियर कहते हैं कि यूरोपियन किंगडम्स बहुत वेल कल्टीवेटेड, रिच, पॉपुलस और पोलाइट और फ्लरिशिंग है, जबकि वो कहते हैं कि हमारा ये जो मुगल टेरिटरीज थी वो बहुत डिसोलेट थी, बहुत निग्लेक्टेड स्टेट था।
ठीक है। इवन बर्नियर वार्न करते हैं कि अगर यूरोपियन किंग्स ने मुगल मॉडल को फॉलो किया तो दे विल ऑल्सो फॉल इनटू रूइन। ठीक है, तो वो भी रूइन हो जाएंगे, तो ये उन्होंने बोला है। नाउ एक्सप्लेन द बर्नियर्स व्यूज ऑन द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल अंडर मुगल रूल। क्या हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस था? तो हमने क्या पढ़ा था बर्नियर के बारे में, तो वो हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। तो 2 मार्क्स का है, तो इवन इफ यू राइट 2 पॉइंट्स इट वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, तो वो बताते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर देयर वाज एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी इन लैंड। ठीक है, जो भी सारा लैंड था वो सारा लैंड किसके पास था? किंग्स के पास। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देयर वाज नॉट द प्रेजेंस ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का कोई प्रेजेंस ही नहीं था। ठीक है, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी किंग के पास होती थी, जिसकी वजह से इट प्रिवेंटेड द इमर्जेंस ऑफ अ क्लास ऑफ इम्प्रूविंग लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो वो जो क्लास है जो इम्प्रूवमेंट ला सकती है वो क्लास देखने को ही नहीं मिली, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, यूनिफॉर्म रुइनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब हर जगह पे एग्रीकल्चर रुइन हो चुका था, बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था पेजेंट्री के ऊपर, एंड कॉन्टिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा था हमारे लिविंग स्टैंडर्ड का ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट ऑफ द रूलिंग एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, यानी कि सिर्फ किंग का ही रूल होता था, उसके अलावा सब जो है बहुत ऑप्रेस थे, सप्रेस थे। पीपल वर मेयरली बेगर्स एंड बारबेरियंस, अनसिविलाइज्ड लोग थे। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमारा कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहा था, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। आर्टिजन्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को बढ़ाने का, क्योंकि सारा प्रॉफिट जो है वो स्टेट के पास चला जाता था। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर सारी वेल्थ फ्लो होती थी, तो आर्टिशंस अगर क्वालिटी ही इंप्रूव नहीं कर रहे थे, सो हाउ कैन वेल्थ फ्लो इन इंडिया? ठीक है, सो देयर वर दी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी थी जो कि लॉन्ग डिस्टेंस एक्सचेंज के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, तो हिज टेक्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इन इटसेल्फ, वी कैन से। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला पॉइंट भी आप डाल सकते हैं, इट वुड bring much more strength to your answer. Now next, question number 33, and I think it is the last question of this particular section है ना? Now read the following source carefully and answer the questions that follow. On clearance and settled cultivation. ठीक है, now passing through one village in the lower Rajmahal hills, Buchanan wrote। तो वो बुकैनन वाला था ना, वो कौन सा चैप्टर था? तो उसमें से है ये सोर्स। ठीक है, सो फ्रॉम योर थर्ड बुक थीम्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 3 जो है ना आपका, इस बुक में कौन सा चैप्टर था? आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ठीक है, so passing through one village in the lower Rajmahal hills, Buchanan noted, the view of the country is exceedingly fine. The cultivation, especially the narrow valleys of rice winding in all directions, the clear lands with scattered trees and the rocky hills are in perfection. All that is wanted in some appearance of progress in the area, and a vastly extended and improved cultivation of which the country is highly susceptible. Plantations of Asun and Pelas for tisser, silkworms, and lac should occupy the place of woods to as great as extent as the demand will admit. The remainder might be all cleared, and the greater part cultivated, while what is not fit for the purpose might rear plumera and mahua. ठीक है, सो ये बुकैनन के अकाउंट में से एक सोर्स लिया गया है। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस डायरेक्टली। अच्छा, हाउ डिड बुकैनन डिस्क्राइब द व्यू ऑफ लोअर राजमहल हिल्स? तो कैसे वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा व्यू देखने को मिल रहा था? तो वो बताते हैं कि वो बहुत एक्सीडिंगली फाइन था, बहुत नैरो वैलीज थी राइस की जो कि हर डायरेक्शंस में जो है देखने को मिल रही थी, क्लियर लैंड्स विद स्कैटर्ड ट्रीज एंड रॉकी हिल्स। ठीक है, तो इसी एक्सोप में से कुछ लाइंस जो है यहाँ पे लिखती। Now, why did Buchanan believe that the area had high potential for improved cultivation? Buchanan को क्यों ऐसा लगता था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा improved cultivation हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा chances है कि यहाँ पे अच्छी cultivation हो सकती है?
क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके कल्टीवेशन की जा सकती है, लैंड फर्टाइल हो सकता है एंड इट वुड बी फिट फॉर एग्रीकल्चर. सो एनी वन रीजन यू कैन मेंशन एज दिस क्वेश्चन कैरीज 1 mark. ठीक है, एनी 1 point टू बी असेस्ड. Now, how did Buchanan propose utilizing the land for economic benefits? ठीक है, तो उन्होंने कैसे बताया कि हम इस लैंड को इकोनॉमिक सॉरी कि हम इस लैंड को इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं. He proposed that we can utilize this land by replacing wood with valuable plantation. उन्होंने बोला कि हम ये जो पेड़ वेड़ हैं ये काट के यहाँ पर प्लांटेशंस जो है हमारी वैल्यूएबल प्रॉफिटेबल प्लांटेशंस है, जैसे कि एसएन, पलास, सिल्क, लैक प्रोडक्शन, ये सारी चीजों का प्लांटेशंस हम कर सकते हैं, इन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं विच विल बी इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल. ठीक है, वो कहते हैं कि इस लैंड को जो है ये फॉरेस्ट लैंड है इसको हम क्लियर कर सकते हैं एंड इट कुड बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन. ही आल्सो सेज दैट ये जो लैंड है लैंड नॉट फिट फॉर कल्टीवेशन कुड बी यूज्ड टू रियर पलामेरा एंड महुआ, एंड जो लैंड जो है वो इन चीजों के कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है वहां पर हम इन चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, सो हियर we are done with section D. Finally, we are moving to last section of this paper, which is section E, and this is again very important, and this carries 5 marks. This is map based question. So map based भी कर लेते हैं, इससे आपकी maps की भी revision हो जाएंगी. जितने भी sample papers या फिर जितने भी previous year papers हम करेंगे, सबके maps हम करेंगे. ठीक है, सो इंडिया के मैप पे हमें ये लोकेट और लेबल करना होगा. सो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें ये लोकेट करना है कालीबंगा, अमरावती, अम्बेर और बीजापुर. इन जगहों को हमें लोकेट करना है. ठीक है, इन दोनों में चॉइस है, अम्बेर या फिर बीजापुर में से कोई एक करना है. ठीक है, अम्बेर इज इन राजस्थान एंड बीजापुर इज इन कर्नाटका, है ना. ठीक है, ये करना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप टू प्लेसेस हैव, दो प्लेसेस मार्क्ड है ए और बी, वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सेंटर्स, हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है. जो भी वो लाइंस बनी हुई है ना उनके ऊपर उनके नाम लिखने हैं, वो कौन कौन से सेंटर है. तो लेट्स सी. एंड विजुअली इंपेयर्ड का क्वेश्चन है, ये भी एक बार हम देखेंगे. देखो ये आउटलाइन मैप है, तो ये दो प्लेसेस मेंशन्ड है ए एंड दिस इज बी. तो ये कौन कौन सी प्लेसेस है, 1857 की रिवॉल्ट से रिलेटेड है. सो गेस द प्लेसेस. सो देखो ये जो पार्ट है ना ये पूरा जिसके अंदर ये ए मेंशन्ड है, तो दिस इज हरियाणा, एंड हरियाणा के अंदर एक पॉइंट है उस पे ये मार्क्ड है. तो व्हाट इज दिस प्लेस, कौन सा पार्ट हो सकता है बताओ. इट इज ऑब्वियसली दिल्ली. तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप सिंपली लिख देंगे दिल्ली. ठीक है, नाउ बी क्या है, ये दिस इज वेस्ट बंगाल एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मार्क्ड है, सो दिस इज कैलकाटा, जस्ट कैलकाटा एंड दिल्ली. नाउ वी आर डन विद दीज. ठीक है, ये दो पॉइंट्स हो गए हैं. नाउ वी आर डन विद दीज 2 पॉइंट्स. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सो 34.2 इज डन. अब ये मार्क करने में कालीबंगन, अमरावती, अम्बेर एंड बीजापुर. कालीबंगन इज इन राजस्थान, अमरावती, अमरावती ये दूसरा अमरावती है बुद्धिस्ट साइट जहां पर हमें अमरावती वाला स्तूपा मिला था, तो इट इज इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश वाला अमरावती है. ठीक है, अम्बेर इज इन राजस्थान, बीजापुर इज इन दैट कर्नाटका, है ना. कर्नाटका हमें ही है ना ये, या फिर एमपी में. अच्छा चलो लेट्स डू. देखो ये हमारा राजस्थान वाला पोर्शन है. राजस्थान के ऊपर ये जो टिप है ये वाला एरिया, सो यहाँ पर दिस पॉइंट यहाँ पर हम लिखेंगे कालीबंगन. ठीक है, तो ये आपको मतलब ऐसे मेमोराइज ही करने पड़ेंगे ट्रिक्स के थ्रू कि भाई यहाँ पर जो है मतलब अंदाजे से ही आपको ये मार्क करने होंगे. यहाँ पर होगा कालीबंगन. ठीक है, अम्बेर इज ऑल्सो इन राजस्थान, मैंने आपको बताया था. देखो ये पॉइंट दिल्ली मैंने आपको बताया था. ये 12 जो भी है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली कैलकाटा इज सफिशिएंट. एंड दिस इज ऑल्सो अम्बेर इज ऑल्सो इन राजस्थान. सो ये जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पर आएगा हमारा अम्बेर. एक बार दूसरे मैप भी देख लेते हैं. सो ये वाला पोर्शन है इसके यहाँ पर वी कैन मार्क अम्बेर. ओके,
सो दिस इज अम्बेर। सो बीजापुर है यहाँ पर हमारे कर्नाटका के अंदर। सो दिस इज कर्नाटका एंड यहाँ पर जो है बीजापुर मार्क कर देंगे। एंड अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश हमारा। सो आंध्र प्रदेश के इस वाले कॉर्नर पे देयर वुड बी अमरावती। ठीक है, एक बार इस वाले मैप पे देख लेते हैं। लेट मी शो यू, लेट्स क्लियर दिस मैप फर्स्ट। देखो, सो दिस इज दिल्ली, सो दिस इज कैलकाटा, सो ये हमारा राजस्थान वाला एरिया, यहाँ पर है कालीबंगन। एंड यहाँ पर आ गया हमारा अम्बेर। सो दिस इज कर्नाटका का रीजन। सो यहाँ पर कहीं पर था बीजापुर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ, यहाँ पर कहीं पर वी कैन डायरेक्टली मार्क अमरावती। ठीक है, सो दिस इज योर मैप। तो हो गई है हमारे सारे पॉइंट्स मार्क। दिस इज दिल्ली, दिस इज कालीबंगन, दिस इज अम्बेर, दिस इज कैलकाटा, दिस इज अमरावती एंड दिस इज बीजापुर। ठीक है, सो लेट्स सी कुछ रहता तो नहीं है। ठीक है, तो हो गया है हमारा मैप वर्क। वी हैव मार्क्ड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, कालीबंगन एक मैच्योर हड़प्पन साइट मार्क कर ली, अमरावती बुद्धिस्ट साइट मार्क हो गई, आंध्र प्रदेश में अम्बेर मार्क्ड, बीजापुर आल्सो मार्क्ड। ठीक है, नाउ वो दो प्लेसेस थी, एक थी दिल्ली, एक कलकत्ता, वो भी हमने मार्क कर ली। नाउ विजुअल इंपेयर्ड वाला भी एक बार देख लेते हैं। सो मेंशन एनी वन मैच्योर हड़प्पन साइट्स, तो बहुत सारी हड़प्पन साइट्स है मैच्योर वाली, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा। सो एनी वन यू कैन राइट, सिर्फ लिखना है, इसमें मार्क वाला नहीं है ये। ठीक है, तो ये जो मैंने साइट्स बताई ना, ये आपको मार्क करनी भी आनी चाहिए। ठीक है, मेंशन एनी वन बुद्धिस्ट साइट, तो बुद्धिस्ट साइट भी बुद्धा से रिलेटेड कोई भी आप लिख सकते हैं, अमरावती, सांची वाली भी लिख सकते हैं, देन कुशीनगर, बोध गया, एनी बुद्धिस्ट साइट यू कैन राइट। ठीक है, लुम्बिनी। नेम एनी वन टेरिटरी अंडर द मुगल्स, सो मुगल्स के अंदर टेरिटरी, आई थिंक इट वुड बी द टेरिटरी अंडर मुगल्स ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स वाला टाइम। तो हम दिल्ली लिख सकते हैं, जहाँ पे बहादुर शाह जफर का रूल था, जो कि लास्ट एम्परर थे। तो दिल्ली वुड बी द आंसर फॉर दिस। सो नेम द कैपिटल ऑफ विजयनगर, सबको पता है हम्पी। राइट एनी टू इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, बहुत सारे थे, दिल्ली, मेरठ, कानपुर, ठीक है, लखनऊ, बहुत सारे सेंटर्स थे। सो एनी टू यू कैन राइट। सो we are done with this particular sample paper. Just wait, guys. पूरे 2 घंटे हुए नहीं है, इट्स स्टिल टाइम पूरे 2 घंटे होने में। बहुत बड़ा पेपर है, पूरा हमने बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक पॉइंट को कवर करा है, अच्छे से हर एक चीज को समझने की कोशिश करी है। एंड दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड दिस एंटायर 2025 का क्वेश्चन पेपर। एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस साल के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। प्लीज मेरे साथ जब भी मैं लाइव सेशन लेती हूँ, मेरी सैम्पल पेपर वाली PYQs वाली वीडियो जरूर देखें। इससे आपकी रिविजन होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एंड आपको फॉर्मेट पता चलेगा कि फॉर्मेट क्या होगा। एंड हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि हो सकता है रिपीट भी हो इस साल, वो बहुत सारे हम कवर करने वाले हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं वीकेंड पे, मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं जो है मैराथन्स जो है वो आपकी इस यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी, प्रीमियर होंगी या लाइव होंगी, दैट आई विल डिसाइड। एंड स्केड्यूल मैं टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, एंड ऑल्सो आई शेयर इन द पोस्ट ऑल्सो। अगर आपको इसका PDF चाहिए, सो आई अपलोड इन द टेलीग्राम चैनल, सो वहां से यू कैन एक्सेस द PDF ऑल्सो। ठीक है, so in another live session I'll be discussing another paper, so political science का करेंगे या फिर हिस्ट्री का ही करेंगे। होपफुली सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे।
आपकी रिविजन हो गई होंगी। सो वील मीट इन दी नेक्स्ट लाइव सेशन। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।